हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सी डॉक्टर अमित कांडल। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताया था। दोस्तों, रेजिडेंशियल जो स्टेटस होता है वो हम सेक्शन 6 के अंदर कंप्यूट करते हैं। तो मैं आपको पहले लास्ट क्लास का एक छोटा सा रिव्यू करवा देता हूं। रेजिडेंशियल स्टेटस दोस्तों इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और जितने भी पर्सन होते हैं उन सभी का आप लोगों को रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है। दोस्तों, रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों निकालते हैं, व्हाई इट इज नीडेड। जब भी आप किसी बंदे का टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करोगे तो सबसे पहले आपको वहां पर रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट करना पड़ता है। अच्छा, इसका सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस हम यहाँ पर कंप्यूट कर रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 6। दोस्तों, प्रीवियस ईयर, बिकॉज आप इनकम किसका निकालते हो, प्रीवियस ईयर का, तो आपको जो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना होता है वो भी प्रीवियस ईयर का निकालना होता है। अच्छा, मैंने सबसे पहले आपको इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना बताया था और आप लोगों के एग्जाम में दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस है। अच्छा, मैंने कहा था कि देखो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेजिडेंट एंड द अनदर वन इज कॉल्ड नॉन रेजिडेंट। एक को रेजिडेंट बोलेंगे और एक को हम लोग नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। अच्छा, कैसे पता चलता है कि कोई बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? तो दोस्तों, इट डिपेंड्स अपॉन बेसिक कंडीशंस। और लॉ के अंदर दो बेसिक कंडीशंस दे रखी है। एक तो थी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में आपका इंडिया में 182 डेज होना जरूरी है, और अगर आप 182 डेज से कम रहे हो तो आप सेकंड वाला कंडीशन फुलफिल कर दो। सेकंड कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि जो आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, जिसका आप इनकम कंप्यूट कर रहे हो, वहां पर मिनिमम 60 डेज होना चाहिए। और उससे पहले वाले 4 साल का टोटल मिनिमम 365 डेज यहां पर होना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट कंडीशन या सेकंड में से एक भी फुलफिल कर दोगे तो आप रेजिडेंट बन जाओगे, अदरवाइज आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। अच्छा सर, रेजिडेंट बनने से क्या होता है, नॉन रेजिडेंट से क्या होता है, वो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा और उस टेबल में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप रेजिडेंट बन जाओगे तो क्या होगा और अगर आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे तो क्या होगा। दोस्तों, मैंने कुछ एक्सेप्शंस भी बताए थे। वहां पर मैंने ये बोला था कि जब आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हो इंडिविजुअल का, तो बेसिक कंडीशन नंबर आपको 1 ही चेक करना है, सेकंड बेसिक कंडीशन आपको चेक नहीं करना है। एंड देयर आर 3 केसेस। पहला केस था कोई भी इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़कर जा रहा है, कोई भी इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़कर जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो जिस दिन वो इंडिया छोड़कर जाएगा, इंडिया छोड़ने के दिन तक उसका जब आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालोगे, तो आपको 182 डेज वाला कंडीशन लगाना है। दूसरा था भैया कोई भी क्रू मेंबर जो वेसल पर काम करता है, जो पानी के जहाज पर काम करते हैं उनको क्रू मेंबर बोलते हैं। तो वो भी जब इंडिया के बाहर जाते हैं तो जितने दिन वो इंडिया में रहे हैं वहां पर हम 182 वाला कंडीशन ही लगाएंगे। हम 60 डेज वाला कंडीशन बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि कोई भी पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का पर्सन है और या फिर वो इंडियन सिटीजन है, या तो वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है दोस्तों, या वो एक इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया में आता है। क्यों आता है, इंडिया में विजिट करने के लिए आता है, और उसकी जो टोटल इनकम है दोस्तों, उसकी जो टोटल इनकम है वो फॉरेन सोर्स से, वो फॉरेन सोर्स को छोड़कर, मतलब फॉरेन सोर्स को मत मानो, इंडिया से जो उसने इनकम कमाई है, अगर वो 15 लाख से ज्यादा नहीं है, अगर वो 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो भी आपको केवल कौन सी कंडीशन लगानी है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन लगानी है। अब आप बोलोगे कि सर थर्ड पॉइंट में अगर उसका 15 लाख से ज्यादा हो गया तो दोस्तों उसके लिए एक सेपरेट पॉइंट है, वो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी बंदे का 15 लाख से ज्यादा इनकम हो जाता है और अगर वो इंडियन सिटीजन है, तो 15 लाख से अगर ज्यादा इनकम वो इंडिया से कमा रहा है भाई, तो ऐसे केस में कुछ एक्सेप्शनल क्लॉज लगेगा, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि अगर आप नॉन रेजिडेंट बन जाते हो तो दोस्तों चैप्टर वहीं पर क्लोज हो जाता है, आपको कुछ भी करने का नीड नहीं है। लेकिन अगर आप रेजिडेंट बन जाते हो तो यू हैव टू फर्दर क्लासिफाइड बिटवीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो दोस्तों, अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाओगे या ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाओगे तो कैसे बनोगे, क्योंकि नॉन रेजिडेंट बनने के बाद बात खत्म। लेकिन ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी कैसे पता चलेगा?
दोस्तों इसके लिए एडिशनल कंडीशन लगाना पड़ता है। एडिशनल कंडीशन मैंने आपको दो बताई थी कि लास्ट 10 इयर्स, ध्यान रखना जिस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का बात हो रहा है उसको इंक्लूड मत करना, उससे पहले वाला जो 10 इयर्स है, उससे पहले वाला जो 10 साल है, उसमें मिनिमम 2 इयर्स आपका इंडिया में रेजिडेंट होना जरूरी है। अच्छा, वो 2 ईयर कोई सा भी हो सकता। और सेकंड कंडीशन ये था लास्ट 7 इयर्स का टोटल मिनिमम 730 डेज इंडिया में होना चाहिए। तो अगर आप दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो तो आप बन जाते हो ऑर्डिनरी। और अगर आप दोनों एडिशनल कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाई नहीं करते हो या दोनों ही नहीं करते हो तो आप बन जाते हो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो भाई साहब एडिशनल जो कंडीशन है वो आपको दोनों पूरा करना पड़ेगा। दोनों करोगे तो ऑर्डिनरी, दोनों में से अगर एक भी नहीं किया आपने या आपने दोनों ही एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो आप बन जाओगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो या तो रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट होता है। फिर रेजिडेंट में दो कैटेगरी होता है, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है और एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है। इसके बाद में दोस्तों नोट में मैंने एक बात बोली थी कि कोई भी इंडियन सिटीजन या कोई भी इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो इंडिया के बाहर है और अगर वो इंडिया में आया है, विजिट करने आया है और इंडिया के सोर्स से अगर उसने 15 लाख से ज्यादा इनकम कमाई है, नॉट फॉरेन सोर्स, इंडिया वाले सोर्स से अगर उसने 15 लाख से ज्यादा इनकम कमाई है तो हम उसको रेजिडेंट मानेंगे इफ सेटिस्फाई वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। अच्छा, उसको यहां पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए 182 वाला कंडीशन तो है ही, लेकिन जो आपने 60 डेज वाला कंडीशन पढ़ा, 60 डेज वाला, वो यहां पर 120 डेज है। जो 60 डेज आपने पढ़ा था उसको यहां पर रिप्लेस करके 120 डेज कर दिया गया है और पिछले 4 साल का टोटल 365 डेज से ज्यादा होना चाहिए। 365 की इक्वल या 365 से ज्यादा होना चाहिए। तो आप इसको यूं समझ सकते हो कि अगर आप इंडिया के बाहर से आए हो, इंडियन सिटीजन हो, अब इंडिया में आओगे, यहां पर रुकोगे, इंडियन ओरिजिन के हो और अगर आपका 15 लाख से ज्यादा टोटल इनकम नहीं है फॉर इंडियन सोर्स, तो आपको वहां पर बेसिक कंडीशन नंबर 1 जो 182 वाली है केवल वही लगानी होती है। सेकंड बेसिक कंडीशन आपको नहीं लगानी है। लेकिन अगर आपका टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा हो जाता है, 15 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो आप बेसिक कंडीशन एक नहीं बल्कि दोनों में से कोई सी भी लगा सकते हो। लेकिन वन इंपॉर्टेंट चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको दोनों बेसिक कंडीशन में फर्स्ट तो वही है 182 वाला, लेकिन जो सेकंड वाला बेसिक कंडीशन है जिसमें आप 60 डेज पढ़े हो वहां पर आपको 120 डेज करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद मैंने एक डीम्ड रेजिडेंट इन इंडिया की बात बताई थी कि कोई भी पर्सन बीइंग इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स अगर एक्सीड हो जाता है 15 लाख से तो उसको रेजिडेंट मान लिया जाएगा, उसे हमेशा रेजिडेंट मान लिया जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन कौन सा वाला? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कब मान लिया जाएगा? जब उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी, अगर वो इंडियन ओरिजिन है और फॉरेन सोर्स के अलावा अगर वो इंडियन सोर्स से इनकम कमाता है और इंडियन सोर्स से उसकी इनकम अगर 15 लाख रुपीज से ज्यादा हो जाती है तो भाई साहब वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी माना जाएगा। ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अगर वो ऑर्डिनरी बन भी, वो रेजिडेंट बन भी गया है और अगर उसने दूसरे कंट्री में टैक्स दिया है, दूसरे कंट्री में अगर उसने टैक्स दिया है तो वो इंडिया में टैक्स नहीं देगा। ये सारे पॉइंट्स दोस्तों अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद मैंने कुछ जनरल पॉइंट्स पढ़ाए थे कि देखो इंडिया में टेरिटोरियल वाटर लिमिट इंक्लूड होता है। इंडिया का मतलब इंडिया का लैंड पार्ट नहीं है, इंडिया के बाहर जो पानी है, नीला नीला गहरा गहरा पानी है ना, पानी पानी पानी, तो वो जो पानी है भाई साहब लैंड पार्ट से दूर 12 नॉट्रिकल माइल्स। 12 नॉट्रिकल माइल्स का मतलब क्या हो गया? अराउंड 1.853 किलोमीटर्स या 1.852 किलोमीटर्स। तो ये जो 12 नॉट्रिकल माइल्स का एरिया होता है पानी का, दैट शुड आल्सो बी ट्रीटेड एज इंडिया। दोस्तों हम इस एरिया को भी इंडिया बोलते हैं। अच्छा, वैसे तो देखो भाई एक दिन 24 घंटे के बराबर होता है, जो एक दिन होता है वो 24 घंटे के बराबर होता है, लेकिन हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसी रीजन से दोस्तों द डे ऑफ अराइवल इन इंडिया एंड द डे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया बोथ आर इंक्लूडेड इन इंडिया। जैसे आप 12 जुलाई को इंडिया में आए, अब आप 12 जुलाई को कभी भी आए हो,
क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल। तो पूरा का पूरा 12 जुलाई इंडिया में मानेंगे, चाहे आप 1 घंटा पहले आए हो। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने 31 दिसंबर को इंडिया छोड़ दिया, तो चाहे आपने कभी भी छोड़ा हो, पूरा का पूरा 31 दिसंबर आपका इंडिया में माना। तो ये बेसिकली एक कैलकुलेशन है जो हमको करनी है। तो ये मेरा लास्ट क्लास का रिवीजन था, बाकी मैं आज क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं आपको, दिल थाम कर बैठिएगा। दोस्तों, इंडिविजुअल में मैंने सारी बातें आपको लास्ट क्लास में बता दी थी। एक छोटा सा पॉइंट बचा था, पहले उसको नोट कर लेते हैं, फिर मैं आपको इंडिविजुअल वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, इन सबका रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि बाकी जितने भी पर्सन होते हैं, उनका रेजिडेंशियल स्टेटस इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है ना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सो प्लीज मेरे साथ यहां पर कनेक्ट हो जाइएगा, आपको बहुत 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 मजा यहां पर आने वाला है। चलो, तो सब लोग अपना हथियार निकाल लो, अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लो भाई। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहां पर नोट करवाने जा रहा हूं। तो भाई फटाफट से आ जाओ और लिखना स्टार्ट कर दो। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं सारा हैंड रिटन कंटेंट दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग लिखोगे भाई तो आपको याद होगा, है ना। और याद होगा, माइंड में जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और आज मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पर एक हेडिंग डाल लो और उस हेडिंग में लिखो भाई। उस हेडिंग में आप लोगों को लिखना है, क्या लिखना है उस हेडिंग में ये भी बता देता हूँ। उसमें आपको लिखना है, इसको थोड़ा रेड में लिख देते हैं, हाउ टू डिटरमाइन पीरियड ऑफ stay. How to determine period of stay in India for an Indian citizen being a crew member. How to determine period of stay in India for an Indian citizen being a crew member. कोई भी बंदा जो इंडियन सिटीजन है और वो क्रू का मेंबर है, क्रू का मतलब किसी वेसल पर काम करता है, किसी पानी के जहाज पर काम करता है, तो उसका जो पीरियड ऑफ स्टे होता है ना, पीरियड ऑफ स्टे, वो कैसे देखेंगे। हाँ, ये तो मुझे पता है कि उसके लिए आपको बेसिक कंडीशन नंबर 1 लगाना है, मैंने आपको एक्सेप्शन क्लॉज में बताया था दोस्तों। बताओ, बेसिक कंडीशन दोनों लगता है या 1 लगता है, याद करो, 1 लगता है। लेकिन उसका जो पीरियड ऑफ स्टे होता है, पीरियड ऑफ स्टे, जब आप उसके नंबर ऑफ डेज काउंट करते हो, तो वो कैसे काउंट करोगे दोस्तों, ये मैं आज आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर जरूर जरा ध्यान से देखिएगा कि हाउ कैन बी डिटरमाइन द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर एन इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर। तो आप यहाँ पर पहले कुछ बातें नोट करेंगे, उसके बाद मैं आपको विद एग्जांपल विद क्वेश्चन ये सारी बात समझा दूंगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड। कौन सा पीरियड है जो आपको यहाँ पर एक्सक्लूड कर देना है while computing the period of stay for a person who is doing job on crew। तो पीरियड कौन सा एक्सक्लूड होगा, तो आप लिखेंगे पीरियड commencing from period commencing from the date entered into the continuous discharge certificate, continuous discharge certificate in respect of joining the ship by
said individual for eligible voyage। अब आप कहोगे सर ये एलिजिबल voyage क्या है? voyage तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिजिबल voyage। और पीरियड एंडिंग ऑन, पीरियड एंडिंग ऑन द डेट entered into the continuous discharge certificate in respect of signing off that individual from the ship in respect of such voyage। तो इसमें पीरियड देखो क्या होता है, जो लोग क्रू पर काम करते हैं ना, जो लोग शिप के ऊपर काम करते हैं, तो आपने पढ़ा था कि जब आप उनका बेसिक कंडीशन चेक करोगे तो आप केवल 182 वाला कंडीशन चेक करोगे। जो 60 डेज वाला कंडीशन है वो आपको नहीं देखना है, वहां 60 भी नहीं देखना है, 120 तो खैर वहां देखेंगे ही नहीं, है ना, केवल 182 देखना है। लेकिन दोस्तों जो क्रू मेंबर होते हैं, जो पानी के जहाज पर काम करते हैं, जो शिप पर काम करते हैं, उनके लिए पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड, पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड। तो आपको वहां पर कौन सा पीरियड एक्सक्लूड करना है वो बताया है। तो जब आप पीरियड को एक्सक्लूड कर दोगे, इतना पीरियड आपको इंडिया के जब आप डेज निकालते हो तो आपको उसको एक्सक्लूड कर देना है। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। अब ये पीरियड जो आप एक्सक्लूड करोगे, इसमें एक टर्म यूज हुई है एंड दैट इज कॉल्ड, उसका नाम क्या है उस टर्म का? उस टर्म का नाम है एलिजिबल वोयाज। वो जो टर्म है दोस्तों उसका नाम है एलिजिबल वोयाज। तो पहले हम लोग यहां पर एक बार एलिजिबल वोयाज का मतलब समझ लें। एलिजिबल वोयाज, अब ये एलिजिबल वोयाज क्या है ना, एलिजिबल वोयाज क्या है? तो आप लिख लो वोयाज हैविंग originated from any port in India, voyage having originated from any port in India has its destination any port outside India। एंड ये तो हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आप लिखोगे और voyage having originated from any port outside India has as its destination any port in India। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोगों को यहां पर ये जानना पड़ेगा कि भाई आखिर ये एलिजिबल वोयाज क्या है, ये एलिजिबल वोयाज क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं एलिजिबल वोयाज का मतलब होता है कोई भी ऐसा शिप,
कोई भी ऐसा वेसल जो ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया, आपको पता है कि जो पानी का जहाज होता है वो पोर्ट के ऊपर रुकता है, वहां पर उसका जो है स्टेशन होता है। पोर्ट आपने देखा है या नहीं देखा है मुझे नहीं पता, हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह। अब बंदरगाह का मतलब ये नहीं होता कि जहां पर बंदर मिलते हैं, बंदरगाह उसको हिंदी में बोलते हैं पोर्ट। सपोज करो हमारे देश में, लिखना नहीं है, ये है मुंबई पोर्ट, बहुत बड़ा पोर्ट है। अब इंडिया का पोर्ट है मुंबई पोर्ट, यहां से आपको यूएसए के पोर्ट पर जाना है, यूएसए इंडिया के बाहर है। तो कोई भी वेसल, कोई भी पानी का जहाज जो इंडिया के पोर्ट से ऑरिजिनेट हुआ है, ऑरिजिनेट का मतलब शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो यात्रा शुरू हुई है, तो शुरू कहां से हुई है, ऑरिजिनेट कहां से हुई है भाई, इंडिया के पोर्ट से, मुंबई पोर्ट से। आप लोग अगर हिंदी मीडियम हो तो टेंशन मत लो भाई, टेक्स्ट तो पूरा इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पेपर में आप चाहो तो बीच में हिंदी वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम लिया हुआ स्टूडेंट है वो हिंदी वर्ड यूज नहीं कर सकते। आप टेंशन मत लो, मैं सारा नोट इंग्लिश में ही बनवाऊंगा, लेकिन आपको समझ में सब कुछ आएगा, यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, है ना। अब सुनो मेरी बात, मान लो इंडिया का कोई पोर्ट है, मुंबई का पोर्ट, वहां से हम पानी के जहाज को लेकर जा रहे हैं, और कहां लेकर जा रहे हैं, इंडिया के बाहर लेकर जा रहे हैं। मतलब उसका जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन, ओरिजिन इंडिया में था और डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर था, या हो सकता है वाइस वर्सा कि यहां से ओरिजिन हो और जाना कहां हो, इंडिया। तो इंडिया के किसी पोर्ट से अगर आप इंडिया के बाहर किसी पोर्ट पर जा रहे हो, या इंडिया के बाहर किसी पोर्ट से आप इंडिया के अंदर आ रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको बोलते हैं एलिजिबल वोयाज। और इस वोयाज पर जो लोग काम करते हैं, जिन्हें हम क्रू मेंबर बोलते हैं, तो भाई साहब जब उनका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाए, क्योंकि उनका स्टेटस तो निकालना पड़ेगा, तो ये तो हमको पता है कि 182 वाला कंडीशन लगेगा, बट जो पीरियड अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये वो पीरियड है भाई जिसको आप इंडिया का पीरियड निकालते समय एक्सक्लूड कर दोगे। कहां से कहां तक देखो, द डेट इंटर्ड इनटू कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाई द सेट इंडिविजुअल फॉर एलिजिबल वोयाज। आप जब मुंबई पोर्ट पर जाओगे तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, जो क्रू मेंबर होते हैं उन्हें अपना ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ता है, उन्हें अपना ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ता है। और वो लोग जब ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो एक कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, उसमें साइन होता है उनका, उस दिन से जॉब स्टार्ट होता है भाई इसने आज से ज्वाइनिंग किया। अच्छा, फिर वो मान लो वो वेसल पानी का जो जहाज है वो इंडिया से इंडिया के बाहर जाएगा घूम फिर कर। अच्छा, आप जैसे ही उसमें एंटर करोगे ना, एलिजिबल जो सर्टिफिकेट है, बाकी आपको याद नहीं रखना कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट क्या होता है, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है भाई। जब आप ड्यूटी ज्वाइन करते हो तो इसमें आपका एंट्री होता है, तो जिस दिन वो एंट्री हुआ, आप सपोज करो एंट्री हुआ 13 जुलाई को, पर आप तो 13 जुलाई को इंडिया में थे, 14 को इंडिया में थे, ठीक है। तो यहां से चाहे आप 13 के बाद 14-15 इंडिया में घूम रहे थे, लेकिन आपका पीरियड 13 तारीख से एक्सक्लूड माना जाएगा। कब तक एक्सक्लूड माना जाएगा, द डेट इंटर्ड इनटू कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ दैट इंडिविजुअल फ्रॉम द शिप इन रिस्पेक्ट ऑफ सच वोयाज। दोस्तों जब आप ज्वाइन करोगे तो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एंट्री होती है, जब आप वापस वेसल से अपनी यात्रा पूरी करके आते हो इंडिया में तो एक साइनिंग ऑफ होता है, मतलब एक डेट एंटर होती है भाई आपने आज वापस शिप को छोड़ दिया, ठीक है। तो जिस दिन कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में डेट एंटर हुई थी, वहां से लेकर जिस दिन आप वापस उसको छोड़ दोगे, साइनिंग ऑफ कर दोगे, उतना पीरियड आपका एक्सक्लूड माना जाएगा while computing the residential status of crew member of such voyage। लेकिन दोस्तों ये उन्हीं वोयाज के लिए है जो एलिजिबल वोयाज। एलिजिबल वोयाज का मतलब वो वेसल जो इंडिया के किसी पोर्ट से या तो इंडिया के बाहर जाएगा या इंडिया के बाहर से इंडिया में आएगा। अब सपोज करो
कोई ऐसा वेसल है जो मुंबई पोर्ट से शुरू हुआ और वो चेन्नई के पोर्ट पर जाए। अच्छा दोस्तों, मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये एलिजिबल वोयाज है? क्या आप इसको एलिजिबल वोयाज बोलोगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिन भी इंडिया में है और इसका डेस्टिनेशन भी इंडिया में है। तो यहां पर हमें एलिजिबल सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कोई मतलब नहीं है। तो सर फिर इन लोगों का स्टेटस कैसे निकलेगा? ये जो क्रू मेंबर्स हैं, जो टीम है चलाने वाली वेसल को, इनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा? तो भाई इनका एलिजिबल स्टेटस वैसे ही निकलेगा जैसे निकलता है, बेसिक कंडीशन लगाने से निकलेगा। अब बेसिक कंडीशन आप कौन सी वाली लगाओगे? यहां पर 182 वाली, और ये तो इंडिया में ही है, तो यहां पर कोई डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का और ये सब कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहां भी 182 लगाओगे, यहां भी 182 लगाओगे। लेकिन जब आप एलिजिबल वोयाज पर काम करने वाले लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हो, तो आपको जिस दिन वो बंदा ज्वाइन करता है, वहां से लेकर जिस दिन वो वापस उसको छोड़ देता है, साइनिंग ऑफ कर देता है, उतने के पीरियड को आपको यहां पर एक्सक्लूड माना जाए। लेकिन जब इंडिया के अंदर ही शिप घूम रहा है, तो फिर आपको ये सब चीजें नहीं देखनी, फिर तो आप पूरा ही इंडिया में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवा देता हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। चलो, तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चंस हमें कहां से मिलेंगे? तो भाई आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है CADR अमित भांडल। इसको आप ज्वाइन कर लो, यहां पर मैं आपको शेयर कर दूंगा PDF, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ये सारा क्वेश्चन में चैप्टर वाइज देना होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन नए अपडेट करने पड़ते हैं। ठीक है, और 2022 के एग्जाम के लिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपको सारा क्वेश्चन बैंक लेटेस्ट मिलेगा, नया मिलेगा। ठीक है, पर मैं दूंगा आपको चैप्टर वाइज। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। ये उसी का है जो अभी अभी पढ़ाया। मिस्टर आनंद एक इंडियन सिटीजन है एंड मेंबर ऑफ क्रू भी हैं ऑफ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप। ठीक है, इनका काम है कैरीज ऑफ पैसेंजर्स इन इंटरनेशनल ट्रैफिक। तो मुझे एक बात बताओ भाई, ये एक इंडियन शिप है, लेकिन ये इंडिया के बाहर जाता है इंटरनेशनल ट्रैफिक में। तो मुझे ये बताओ, क्या आप इसको एलिजिबल वोयाज बोलोगे? हाँ सर बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। इसने चेन्नई पोर्ट पर डिपार्ट किया 6 जून को। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर आनंद for assessment year 22-23, assuming that his stay in India in the last 4 previous year, preceding previous year 21-22, तो जो हमारा प्रीवियस ईयर है रेलिवेंट वाला, वो तो है हमारा 2021-22, जिसका हम स्टेटस निकालेंगे। अच्छा, असेसमेंट ईयर क्या बोलोगे आप इसको? 22-23। तो हमें स्टेटस जो निकालना है वो प्रीवियस ईयर 21-22 का निकालना है। अच्छा, जब आप यहाँ पर स्टेटस निकालते हो, तो इसके लिए आपको बेसिक कंडीशंस लगानी पड़ती है। ठीक है, अच्छा जब आप यहाँ बेसिक कंडीशन लगाओगे ना प्रीवियस ईयर 21-22 में, तो बताओ भाई क्रू मेंबर्स के लिए कौन सी वाली बेसिक कंडीशन लगाओगे? 182 वाली लगाओगे। ठीक है, अच्छा इससे पहले वाले जो 4 साल हैं उसका आपको टोटल दे रखा है। बताओ दोस्तों, ये टोटल आप लोगों के कोई भी काम का है क्या? क्या इसका कोई यूज होगा? नहीं सर, इसका कोई यूज नहीं होगा। अब मुझे बताओ दोस्तों, आप जब इस बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालोगे, तो मैंने अभी अभी बताया था कि जिस दिन आप कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एंटर करते हो और जिस दिन आप दोबारा साइन ऑफ करते हो, उतना पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इंडिया में रहने वाले डेज जब आप निकालते हो, तो उतने पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो ये देखो, डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, 6 जून 2021 को आपने ज्वाइन किया है, और कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप, और आप वापस 9 दिसंबर 2021 को साइनिंग ऑफ किए।
तो इसका मतलब जब मैं 21-22 रेलिवेंट ईयर के नंबर ऑफ डेज निकालूंगा तो मैं 6 जून से लेकर और 9 दिसंबर तक का जो पीरियड है इसको एक्सक्लूड करूंगा। 6 जून से 9 दिसंबर तक का पीरियड में एक्सक्लूड करूंगा। तो देखो जून के अंदर अगर हम देखें तो 6 जून से हमें करना है, तो 5 जून तक का पीरियड हटा दो, 25 दिन जून के, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 9 दिन, ये आपको एक्सक्लूड कर देना है। ये वो पीरियड है जिसे आप लोगों को यहाँ पर एक्सक्लूड कर देना है। अच्छा, मैं कैलकुलेटर से ऐड करता हूँ। 25, 31, 31, 30, 31, 30 प्लस 9, 157 डेज आ रहे हैं। 157 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं। 25, 187, सॉरी 187 डेज। अब 187 डेज को आपको एक्सक्लूड करना है, मतलब ये इंडिया के दिन नहीं माने जाएंगे। ठीक है, शिप कब गया, टेरिटोरियल वाटर लिमिट से बाहर कब गया, कोई मतलब नहीं है। ये एक ऐसा एक्सेप्शन केस है जहां पर जिस दिन आप सर्टिफिकेट में साइनिंग करके एंटर होते हो, नौकरी ज्वाइन करते हो, वहां से जब आप वापस साइनिंग ऑफ करोगे, यूएस जाकर आओगे वापस इंडिया में, उस पीरियड को हम एक्सक्लूड करेंगे। अब अगर मैं प्रीवियस ईयर 21-22 की बात करूं तो यहाँ पर पूरे 365 दिन होते हैं और उसमें से मुझे 187 डेज हटाने हैं। तो 365 माइनस 187, तो कितने दिन रह जाते हैं भाई, 178। मतलब आप इंडिया के अंदर केवल 178 डेज थे। अच्छा बताओ, होना कितना दिन चाहिए? अगर रेजिडेंट बनना है तो 182 होना चाहिए, लेकिन आप तो 178 हो, कम हो आप, तो इसका मतलब आप रेजिडेंट तो नहीं बन पाओगे। अब आप कहोगे सर सेकंड कंडीशन लगा लो, 60 डेज वाली लगा लो सर, 178 है, 60 ये हो जाएगा। पिछले 4 साल का टोटल भी 400 है, 365 से ज्यादा है। मत लगाना मेरे भाई, मत लगाना। मैंने एक्सेप्शन लिखवाया था कि इन लोगों के लिए हम लोग केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन लगाते हैं। अच्छा, वो लास्ट 4 ईयर का डेटा आपको चला चला कर देगा ताकि आप लोग मिस्टेक करो, ताकि आप लोग गलती करो, लेकिन आपको मिस्टेक नहीं करना है दोस्तों। तो मुझे बताओ यहां पर अगर आपका इंडिया में 178 आ रहा है तो ये तो 182 डेज से कम हुआ ना। तो बताओ क्या आप रेजिडेंट बन पाओगे? नहीं बन पाएंगे, हम नॉन रेजिडेंट बनेंगे। हम क्या बनेंगे? नॉन रेजिडेंट। तो देखो आंसर में भी यही लिखा है कि मिस्टर आनंद इंडियन सिटीजन है एंड द पर्सन इज लिविंग इंडिया ड्यूरिंग 21-22। ठीक है, द वोयाज इज अंडरटेकन बाय इंडियन शिप। जो आपने क्वेश्चन में पढ़ा है वही लाइन लिखनी है, और इंटरनेशनल ट्रैफिक में काम करता है। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, originating from any port in India and having a destination at a port outside India, so the voyage is an eligible voyage for the purpose of section 6(1). So the period beginning from 6th of June ending of 9th of December, ये पीरियड आपको एक्सक्लूडेड करना है। तो आपने इसको जोड़कर भी दिखा दिया कि 187 डेज हमको एक्सक्लूड करना है। अब अगर हमारे टोटल डेज 365 हैं और 187 अगर हम एक्सक्लूड कर देंगे तो व्हाट इज द स्टे पीरियड इन इंडिया? 178 एंड इट इज लेस देन 182 डेज, सो द पर्सन इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ऐसे आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, ये लाइन आपको लिखनी है। बोलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया सब लोगों को? हाँ सर बहुत जोर से आया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? ब्रैट ली, ब्रैट ली को तो सब जानते ही हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, प्लेयर है, विजिट इंडिया फॉर 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। बताओ ब्रैट ली हर साल इंडिया में विजिट करने आता है और 100 दिन के लिए आता है। ठीक है, 100 दिन के लिए आता है। पहले तो ये बताओ आप इसे एक्सेप्शनल क्लॉज में डालोगे या नहीं डालोगे?
आप इसको एक्सेप्शनल क्लॉज में डालोगे या नहीं डालोगे, क्योंकि आप बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही लगाओगे या दोनों लगाओगे? सर हम दोनों लगाएंगे। क्यों? रीजन ये है कि ये कोई इंडियन सिटीजन भी नहीं है, ये इंडियन ओरिजिन का पर्सन भी नहीं है कि जो इंडिया में आने पर आप इसको एक्सेप्शन में डालोगे, नहीं डालेंगे। इस पर नॉर्मल तरीके से होगा। नॉर्मल तरीका कैसे? एक तो 182 डेज वाली कंडीशन हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है, और अगर 182 नहीं होता है तो फिर हम 60 डेज चेक करेंगे, प्लस लास्ट जो 4 साल का टोटल है वो मिनिमम 365 दिन होना चाहिए, ये हम चेक करेंगे। तो भाई आप जब यहाँ स्टेटस निकालोगे तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। आपको असेसमेंट ईयर 22-23 का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना। तो असेसमेंट ईयर का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर 21-22 का हम क्या निकालेंगे, स्टेटस निकालेंगे। अच्छा यहां पर देखो प्रीवियस ईयर 21-22 में ये 100 दिन आया, उससे पहले 20-21, 19-20, 18-19, मतलब पिछले 10 साल से ये 100 दिन 100 दिन 100 दिन इंडिया में आ रहा है, ठीक है। तो जब आप स्टेटस निकालोगे तो आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर 21-22 है, तो इसमें 365 दिन वाला कंडीशन तो पूरा नहीं हो रहा, हाँ लेकिन 60 दिन वाला हो रहा है, क्योंकि जो नंबर ऑफ डेज हैं वो 100 है, लेकिन केवल 60 डेज से काम नहीं चलता। पिछले 4 साल का टोटल, लास्ट 4 साल का टोटल 365 होना चाहिए, तो हमारा तो यहाँ पर 100 इंटू 4 400 हो रहा है, तो 365 दिन से ज्यादा हो रहा है। तो बताओ आप इसको रेजिडेंट बनाओगे या नहीं बनाओगे? बनाएंगे, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, ये इंडियन ओरिजिन का नहीं है। हम दोनों बेसिक कंडीशन चेक करके देख सकते हैं। तो अगर पहला कंडीशन 182 वाला फुलफिल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम सेकंड कंडीशन को लगा कर देखेंगे। अच्छा दोस्तों यहां पर सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रहा है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज हो रहा है, पहले वाले 4 साल का टोटल 365 से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये बंदा रेजिडेंट तो बन गया, बन गया जी, बन गया, रेजिडेंट बन गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब रेजिडेंट बनने के बाद हम लोग क्या देखते थे, याद करो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी है, यही तो देखते थे। अच्छा ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, इसका पता कैसे चलता था दोस्तों? इसके लिए आपको लगानी पड़ती थी एडिशनल कंडीशंस। इसके लिए आप लोगों को एडिशनल कंडीशंस यहां पर लगानी पड़ती थी, और एडिशनल कंडीशन भी एक नहीं दोनों लगानी पड़ती थी। अच्छा पहली एडिशनल कंडीशन क्या होती थी कि जो लास्ट 10 ईयर्स हैं, लास्ट 10 ईयर, उनमें मिनिमम 2 साल इंडिया में क्या होना जरूरी है, रेजिडेंट होना जरूरी। चलो वो तो हम देख लेंगे कि रेजिडेंट है या नहीं है लास्ट 10 ईयर्स में से कोई से भी 2 साल, लेकिन जो लास्ट 7 ईयर्स है उसका टोटल 730 होना चाहिए, पिछले 7 साल का टोटल 730 होना चाहिए। तो आप तो पिछले 10 साल से 100 दिन आ रहे हो, तो अगर 7 साल का निकालें तो 700 ही होता है। इसका मतलब आप एडिशनल कंडीशन नंबर 2 को फुलफिल नहीं कर पाए। अच्छा यहां दोनों करनी पड़ती है, अगर आप एक भी नहीं करोगे या दोनों ही नहीं करोगे तो आप बन जाओगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आप यहां पर क्या बन जाओगे भाई, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि आपने दोनों एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। तो आप बन जाओगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये देखो पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस ऑफ ब्रैटली, रेलिवेंट ईयर में 100 दिन, पिछले 4 साल का टोटल 400 दिन, ब्रैटली हैज बीन इन इंडिया फॉर मोर देन 60 डेज, एक्सेप्शन में फॉल करता नहीं है, और 4 साल का टोटल प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 इयर्स का टोटल 365 से ज्यादा आ रहा है, बल्कि सो ही सेटिस्फाई वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, सो द पर्सन इज रेजिडेंट। लेकिन जब आप ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी निकालोगे तो यू हैव टू अप्लाई एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 पूरा हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 10 में से किसी भी 2 साल में रेजिडेंट होना जरूरी है। अब आप हर साल 100 दिन आ रहे हो तो बेसिक कंडीशन तो आप पूरी करोगे ही पिछले 10 साल में, लेकिन जो दूसरा नंबर का कंडीशन है जिसमें लास्ट 7 इयर्स का टोटल,
मिनिमम 730 होना चाहिए, आपका 700 हो रहा है, पिछले 7 साल का टोटल आपका 700 हो रहा है, 730 दिन से कम हो रहा है, इसका मतलब आप बन जाओगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आप यहां पर क्या बन जाओगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। और आपने देखो यहाँ एडिशनल कंडीशन भी लिखी, तो ये एडिशनल कंडीशन उल्टे वे में भी दे सकते हैं कि भाई 10 में से आप 9 साल नॉन रेजिडेंट रहे हो, या पिछले 7 साल में 729 दिन या उससे कम रहे हो। तो इसको आप मत पढ़ना, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा। कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ होता है, लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना, आपको पॉजिटिव वे में पढ़ना है कि लास्ट 10 ईयर्स में मिनिमम 2 ईयर्स आप रेजिडेंट हो, लास्ट 7 ईयर्स का टोटल आपका 730 आना चाहिए मिनिमम, तो आप ऑर्डिनरी बनोगे, अदरवाइज आप क्या बन जाओगे, नॉट ऑर्डिनरी। तो आप इन कंडीशन को ऐसे उल्टे वे में मत पढ़ना, जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ना। तो ब्रैटली का अगर हम स्टेटस देखें, तो वो बंदा यहाँ पर क्या बन रहा है, वो बंदा ए पॉइंट के अंदर क्या बन रहा है भाई, वो यहाँ पर बनेगा रेजिडेंट तो बनेगा, लेकिन कौन सा वाला बनेगा, कौन सा वाला बनेगा, वो बनेगा भाई साहब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो यहाँ पर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। अब दोस्तों मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर वो 120 डेज के लिए इंडिया में विजिट करता है, व्हाट वुड बी योर आंसर if Srinath has visited India for 120 days instead of 100 days every year, what is the status? दोस्तों याद करो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर अगर इंडिया में आएगा और अगर वो इंडियन सोर्स में 15 लाख से ज्यादा कमा लेता है, तो हम वहां पर क्या करते थे, 15 लाख से जब आप ज्यादा कमा लेते हो, तो आपको पता है क्या होता था 15 लाख से ज्यादा कमाने पर, 15 लाख से जब आप ज्यादा कमाते थे तो आप रेजिडेंट बन जाते थे, ठीक है, लेकिन उसके लिए 120 दिन देखना पड़ता था, उसके लिए आपको 120 दिन देखना पड़ता था। ये देखो मैं दिखा भी देता हूं आपको, ये मैंने आपको लिखवाया था, ये देखो एक 120 डेज का कंडीशन मैंने आपको लिखवाया था। देखो इस क्वेश्चन बैंक के अंदर ये जो सेकंड वाला पॉइंट है कि अगर वो 120 डेज के लिए इंडिया में आता, तो आप यहां पर क्या करते, व्हाट वुड बी, would your answer change if the above facts relate to Srinath, an Indian citizen and who resides in Australia and represent the Australian cricket team? अगर मान लो वो एक इंडियन रेजिडेंट होता, ठीक है, इंडियन सिटीजन है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहता है और अब इंडिया में आया है, तो आपका आंसर चेंज होता, बिल्कुल चेंज होता। देखो ए पॉइंट तो समझ में आ गया, बी पॉइंट में कह रहे हैं आप उसको इंडियन सिटीजन मान के करो, तो भाई साहब जब इंडियन सिटीजन होगा और इंडिया के बाहर से इंडिया में आएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम 182 वाली कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, और सेकंड कंडीशन हम तभी चेक करेंगे जब उसका टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा हो। तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि जो मिस्टर ब्रैटली है, अगर ये फैक्ट श्रीनाथ के होते, ब्रैटली की जगह श्रीनाथ के होते, श्रीनाथ इंडियन सिटीजन है, तो हम यहाँ पर 120 दिन वाला कंडीशन लगा, ठीक है, सेकंड कंडीशन 120 दिन, 60 दिन की जगह क्या लगाना होता है, 120 दिन लगाना होता है। तो आप तो 100 दिन ही आ रहे हो, 120 दिन नहीं आ रहे। अच्छा, लास्ट 4 साल का टोटल भी आपका जो है अकॉर्डिंग टू दैट होना चाहिए। ये देखो मैंने लिखवाया भी है, आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने लिखवाया भी है, यहाँ पर मैंने आपको ये चीज नोट भी करवाई है कि इंडियन सिटीजन जब इंडिया के बाहर से इंडिया में आता है और उसका इंडियन सोर्स का इनकम अगर एक्सीडिंग 15 लाख होता है, तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 भी लगती है लेकिन 2 भी लगती है। अब 1 तो यहाँ पूरी नहीं हो रही, लेकिन 2 भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि रेलिवेंट ईयर में 120 डेज इंडिया में होना जरूरी है, और आप यहाँ इंडिया में केवल 100 दिन हो, ठीक है, आप यहाँ पर इंडिया में केवल 100 दिन हो, तो इसका मतलब आपने बेसिक कंडीशन नंबर 1 भी फुलफिल नहीं किया और 2 भी नहीं किया, तो आप यहाँ पर बन जाओगे नॉन रेजिडेंट, जो श्रीनाथ है वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा।
ऊपर वाले में वो रेजिडेंट बनेगा, लेकिन कौन सा वाला, नॉट ऑर्डिनरी, क्योंकि उसने एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। अब ये सब चीजें हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका लॉजिक क्या है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा। अच्छा, फिर आगे बोलता है व्हाट वुड बी आवर आंसर इफ श्रीनाथ हैज विजिटेड इंडिया फॉर 120 डेज इंस्टेड ऑफ 100 डेज एवरी ईयर। अगर श्रीनाथ 120 दिन आता तो फिर आप क्या करते। तो भाई अगर 120 दिन आता, इंडियन सिटीजन है, इंडिया के बाहर से आ रहा है, तो श्रीनाथ के केस में हम सेकंड पॉइंट में क्या करते। अच्छा, हमको ये तो अज्यूम करना पड़ेगा कि इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है। अगर 15 लाख से ज्यादा ही नहीं होगी तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर हम 120 दिन का क्यों देखेंगे। और वैसे भी क्रिकेटर है तो भाई 15 लाख से ज्यादा मानना पड़ेगा। अब ऐसे केस में क्या होगा भाई, अगर इंडियन सिटीजन इंडिया में आता है और 120 दिन आता है, तो पहली बात आप यहाँ पर बेसिक कंडीशन लगाओगे श्रीनाथ के लिए। बेसिक कंडीशन नंबर 1 है कि आपका रेलिवेंट ईयर में 182 डेज होना चाहिए, तो वो तो चलो नहीं हो रहा। लेकिन दूसरा बेसिक कंडीशन है कि रेलिवेंट ईयर में तो आपका 120 दिन होना चाहिए, और जो लास्ट 4 साल हैं, जो लास्ट 4 इयर्स हैं, उसका टोटल मिनिमम 365 होना चाहिए। तो आपका यहाँ 365 भी हो जाएगा। अच्छा, अब की बार 100 की जगह 120 दिन आ गया, और हमको लगाना भी 120 दिन है, और पिछले 4 साल का टोटल अगर हम 120 के हिसाब से करेंगे तो 480 दिन आता, जो कि 365 से ज्यादा है। तो बताओ भाई, ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे रेजिडेंट। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, रेजिडेंट बोलेंगे कि ये पर्सन इंडिया में क्या है, रेजिडेंट है, क्योंकि इसने बेसिक कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल नहीं किया, लेकिन 2 को कर दिया। अच्छा, यहाँ पर बेसिक कंडीशन नंबर 2 120 वाली भी पूरी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो बंदा है ये क्या बन जाएगा भाई, है ना, रेजिडेंट बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछले 7 साल का टोटल, पिछले 7 साल का टोटल 730 नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि हम तो ये मान रहे हैं कि वो पिछले 4 साल से ही आया है ना। लिखा हुआ भी ये देखो, पिछले 4 साल आपको जो डेटा दिया है 120 दे दिया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 100 दिन 120 हो गया। तो रेजिडेंट तो वो बन गया, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट सिंस हिज स्टे इन इंडिया 120 डेज एंड द इमीडिएटली 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का आपको डेटा दिया है। तो उस हिसाब से ये जो बंदा है, कौन, मिस्टर श्रीनाथ, ये बंदा रेजिडेंट बन जाएगा, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अच्छा दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि श्रीनाथ की जो इनकम है अगर वो 15 लाख से ज्यादा नहीं है, चलो हम अज्यूम करते हैं 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे। जब इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया में आया है, तो हम केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन को ही लगाएंगे। ये बात मैंने आपको नोट भी करवाई थी, ये देखो, ये देखो, ये चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर नोट भी करवाई थी। और मैंने ये बात बोली भी थी कि देखो, कोई भी बंदा अगर इंडियन सिटीजन है और उसकी इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आप केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन को ही लगाना, सेकंड वाली को नहीं लगाना। तो अगर हम सेकंड अजम्पशन ये लेते हैं, क्योंकि हमको इनकम तो पता ही नहीं श्रीनाथ की, हम ये मानते हैं कि 15 लाख से अगर इनकम ज्यादा नहीं है तो केवल फर्स्ट कंडीशन लगाओगे। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन 182 वाली है, और ये तो केवल 120 दिन आया है, तो 182 तो नहीं आया, तो हम इसको बोलेंगे नॉन रेजिडेंट, ठीक है। हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। हम इसको ये बोलेंगे कि ये बंदा क्या है, नॉन रेजिडेंट है, हम इसको नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। इज इट क्लियर, बोलो, समझ में आया, क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं। तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको बहुत सारी चीजें थी जो आपने समझ ली। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा था कि नॉर्मली स्टेटस निकालो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर का, तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट था। फिर बी पॉइंट बोला कि अगर ये श्रीनाथ होता और इंडिया का सिटीजन होता तो आप क्या करते। तो हमने बोला कि भाई फिर हम इसको नॉन रेजिडेंट बनाते, क्योंकि 100 दिन से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। फिर इसने बोला कि अगर मान लो 100 की जगह 120 दिन होता तो आपका आंसर क्या होता। तो हमने बोला फिर तो कंडीशन पूरी हो जाती सेकंड वाली, 120 हो गया, और लास्ट 4 साल का टोटल भी 480 365 दिन से ज्यादा हो गया, ठीक है।
तो वो रेजिडेंट तो बन गया। हाँ, लेकिन एडिशनल जो कंडीशन है वो यहाँ पर, ठीक है, पूरी नहीं होगी। तो ऐसे केस में फिर हम लोग क्या करेंगे, तो हम इसको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन 15 लाख से ज्यादा इनकम होने पर, अगर 15 लाख से ज्यादा इनकम नहीं है फिर तो केवल लगाना ही फर्स्ट कंडीशन है, और फर्स्ट कंडीशन पूरा हो नहीं रहा, तो ये बंदा क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन रहता है दोस्तों, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपके डाउट को पक्का पक्का रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप जरूर कॉपी में करिएगा, प्रैक्टिस के हिसाब से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मिस्टर बी कैनेडियन सिटीजन है, मतलब इंडिया का तो नहीं है, कैनेडियन, कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आया 17-18 में, 17-18 में, एंड ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, ये उसके नंबर ऑफ डेज यहाँ पर आपको गिवन है, 1 2 3 4 5, ये 5 आपको नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं। रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, तो आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2022-2023 का स्टेटस निकालना है। तो आपको मतलब जो कैलकुलेशन करनी है वो प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए करनी है, ठीक है। तो जब हम प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए स्टेटस निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, ठीक है। अब 21-22 में तो कितना है उसका, देखो एक बार, 70 डेज है, उससे पहले 150 है, उससे पहले 90 है, फिर 60 है, और फिर उसका 55 डेज है। तो 55 डेज तो कब हुआ उसका, 17-18 में, 18-19 में 60 हुआ, 19-20 में 90 हुआ, 20-21 में 150 हुआ। अच्छा, आपको स्टेटस 21-22 का निकालना है, कैनेडियन सिटीजन है, तो बताओ भाई बेसिक कंडीशन जो आप लगाओगे 21-22 में, जो आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, तो वहां पर आप बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही लगाओगे या 2 भी लगा कर देखोगे, क्योंकि दोस्तों ये मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। देखो, ना तो ये क्रू मेंबर है, ना ये इंडियन सिटीजन है जो भारत छोड़कर जा रहा है, बल्कि ये तो इंडिया में आ रहा है। अच्छा, ये इंडियन ओरिजिन का भी नहीं है कि भाई इंडिया में आ रहा है, तो हम यहाँ बेसिक कंडीशन नंबर 1 भी लगाएंगे और बेसिक कंडीशन नंबर 2 भी लगा सकते हैं। तो पहली बेसिक कंडीशन क्या है कि रेलिवेंट ईयर में 182 डेज होना जरूरी है, तो आप तो रेलिवेंट ईयर में ओनली 70 डेज ही हो, आप तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 70 डेज हो, तो इसका मतलब आपने पहली बेसिक कंडीशन तो पूरा नहीं किया। अच्छा, दूसरा बेसिक कंडीशन क्या था कि रेलिवेंट ईयर में 60 डेज होना चाहिए, तो मेरा तो 60 से ज्यादा है, ये देखो 70 साल है, लेकिन पिछले 4 साल का जो टोटल है, मतलब 21-22 से पहले वाले 4 साल का टोटल कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए, वो आपका नहीं आ रहा। इसका मतलब आपने बेसिक कंडीशन नंबर 1 भी पूरा नहीं किया और आपने बेसिक कंडीशन नंबर 2 भी पूरा नहीं किया, आपने दोनों ही बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो आप बन जाओगे नॉन रेजिडेंट। और जब आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे भाई, तो आपका क्वेश्चन आंसर जो भी है वो वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4, इसे हम अभी सॉल्व करते हैं। तो अब मैं आपको बाकी बचे हुए जो लोग हैं उनका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना बताता हूँ, और फिर हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने पर कौन सा इनकम टैक्सेबल होता है, नॉट ऑर्डिनरी बनने पर कौन सा होता है, वो सब हमको यहाँ पर नोट करना रहेगा। तो चलो भाई, सब लोग अपना जो कॉपी पेन रजिस्टर जो भी है, कॉन्सेप्ट नोट का रजिस्टर, वो सारा निकाल लो। तो मैं आप लोगों को बाकी लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना बता दूं।
तो जो हमारा सेकंड पर्सन है, देखो इंडिविजुअल का हमने पूरा स्टेटस निकालना सीख लिया। इंडिविजुअल में बेसिक कैसे लगाते हैं, एडिशनल कैसे लगाते हैं, इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन, उसमें एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिए। क्रू मेंबर जब किसी एलिजिबल वोयाज पे काम करता है तो पीरियड कैसे एक्सक्लूड होता है। तो इंडिविजुअल का हमारा पूरा का पूरा स्टेटस, वो सारा स्टेटस मैंने आपको यहाँ पर निकाल कर बता दिया। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर HUF की बात करेंगे और HUF का स्टेटस निकालेंगे। देखो HUF का स्टेटस बहुत सिंपल है, बाकी लोगों का तो बहुत इजीली हो जाएगा अगर आपको इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना आ जाता है। तो अब आप लोग सब भाई यहाँ HUF का स्टेटस निकालना सीखो। चलो HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा, इसको समझने के लिए हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेजिडेंट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन रेजिडेंट। एक तो होता है रेजिडेंट और एक होता है भाई नॉन रेजिडेंट। जैसे आप इंडिविजुअल का स्टेटस निकालते हो, इन अ सेम मैनर दोस्तों आपको HUF का भी रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेजिडेंट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन रेजिडेंट। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करेगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ये किस पे डिपेंड करेगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां पर है। दोस्तों कंट्रोल और मैनेजमेंट वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन द लॉ, इसलिए हम लोग कंट्रोल और मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब होता है जहां पर डिसीजंस लिए जाते हैं, जहां पर बिजनेस की पॉलिसीज बनाई जाती है, जहां पर बिजनेस के बड़े बड़े मीटिंग्स होते हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग्स होते हैं, उस जगह पर कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है। सो कंट्रोल और मैनेजमेंट वर्ड इज नॉट डिफाइंड बाय द लॉ, ठीक है। तो कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब है जहां पर पॉलिसी बनाई जाती है, जहां से बिजनेस के डिसीजन लिए जाते हैं, उस प्लेस पर कंट्रोल और मैनेजमेंट माना जाता है। तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि कंट्रोल मैनेजमेंट कहां पर सिचुएटेड है। तो आप लिख लो, एक बार फिर समझाता हूं। सबसे पहले आप रेजिडेंट के नीचे लिख लो इफ होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है। इफ होली और पार्टली सिचुएटेड इन, और इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट लिख लो इफ होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो अगर मान लो भाई लोगों कि कोई HUF है जिसका आपको स्टेटस निकालना, एंड यू नो वेरी वेल HUF का मतलब क्या होता है। HUF का मतलब होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों का एक समूह होता है, एक झुंड होता है, एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग HUF बोलते हैं। अगर उसका पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया में है, पूरा का पूरा कंट्रोल अगर उसका इंडिया में है, या थोड़ा सा भी इंडिया में, पूरा कंट्रोल या तो इंडिया में या थोड़ा सा भी इंडिया में, या तो होली इंडिया में है या पार्टली भी इंडिया में है। अब यहाँ पर ये नहीं बताया कि होली और पार्टली का क्या मतलब है। होली का मतलब है 100% कंट्रोल, और पार्टली जो होता है, पार्शियल जो होता है, वो तो 1% भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, चिन्ना सा भी हो सकता है। डू यू नो चिन्ना सा, चिन्ना सा मतलब बहुत कम, ठीक है। तो जरा सा भी कंट्रोल है या पूरा कंट्रोल है, तब तो आप उस HUF को बोलोगे रेजिडेंट, ठीक है। क्या बोलोगे, रेजिडेंट बोलोगे। और दोस्तों अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है, जरा सा भी इंडिया में नहीं है, पूरा का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर इंडिया के बाहर है, तो हम उस HUF को बोलेंगे नॉन रेजिडेंट। क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट। फिर से सुन लो, जब आप लोग HUF का स्टेटस निकालते हो, HUF का मतलब पता है आपको, इट इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों का समूह होता है, इसको हम लोग ग्रुप ऑफ मेंबर्स बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो हमारा ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, परिवार के सदस्यों का समूह है,
इसका हमें कंट्रोल और मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। दोस्तों अगर इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा का पूरा इंडिया में है या थोड़ा सा भी इंडिया में है, तो आप इस एचयूएफ को बोलोगे रेजिडेंट। क्या बोलोगे? रेजिडेंट। अच्छा ये कैसे पता चलेगा सर? तो भाई लोगों ये क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, हमको क्या पता कहां पर है कंट्रोल। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि पूरा इंडिया में है या थोड़ा सा भी इंडिया में है, तो आप उस एचयूएफ को रेजिडेंट बोलोगे। और अगर पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया के बाहर बताया जा रहा है क्वेश्चन में, तो हम उस एचयूएफ को नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। तो ये चीज किस पर डिपेंड करती है भाई? कंट्रोल और मैनेजमेंट पर डिसाइड करती है कि उसका एचयूएफ का कंट्रोल मैनेजमेंट कहां पर है, उसकी पॉलिसी कहां से बनाई जा रही है, उसके डिसीजंस कहां से लिए जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों अगर आप नॉन रेजिडेंट बन जाते हो, अगर आप लोग नॉन रेजिडेंट बन जाते हो तो बात वहीं पर खत्म हो जाती है। कांटा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आप रेजिडेंट बन जाते हो तो इसे हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रेजिडेंट बनने के बाद हम इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड नॉट the second one is called not ordinarily resident। तो अगर आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे तो बात वहीं पर फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप रेजिडेंट बन जाते हो तो हमें इसको फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो होता है ऑर्डिनरी और एक होता है भाई लोगों नॉट ऑर्डिनरी। एक ऑर्डिनरी होता है और एक होता है नॉट ऑर्डिनरी। अब ये कैसे पता चलेगा कि एचयूएफ ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है? दोस्तों इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कर्ता पे। कर्ता ऑफ एचयूएफ, कर्ता का मतलब क्या होता है? हेड। कर्ता का मतलब होता है हेड, परिवार का एक तरह से मुखिया। जैसे हमारे घर में मुखिया कौन होते हैं? दद्दू होते हैं। ददू दद्दू, ये मुखिया होते हैं, ये कर्ता होते हैं, हेड होते हैं दोस्तों। क्योंकि दद्दू खुद भी एक इंसान है, इंडिविजुअल है, उनका भी स्टेटस निकलता होगा। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जब आप दद्दू का जो हेड है, कर्ता है, परिवार का एक तरह से मुखिया है भाई, तो वो एक इंडिविजुअल है। याद है आपको? इंडिविजुअल है वो। तो एक इंडिविजुअल जब अपना स्टेटस निकालता होगा तो उसके लिए मैंने कुछ एडिशनल कंडीशंस बताई थी, याद है आप लोगों को? जब मैं इंडिविजुअल का स्टेटस निकालना आपको बता रहा था तो मैंने वहां पर आप लोगों को कुछ एडिशनल कंडीशंस बताई थी। अच्छा एडिशनल कंडीशन क्या थी? पहली एडिशनल कंडीशन ये थी कि जो लास्ट 10 ईयर्स हैं, लास्ट 10 ईयर्स, जैसे सपोज आप प्रीवियस ईयर 21-22 का निकाल रहे हो, तो प्रीवियस ईयर 21-22 से पहले वाले जो 10 साल हैं उनमें मिनिमम 2 साल, उनमें मिनिमम 2 साल, मिनिमम 2 ईयर्स आपका इंडिया में रेजिडेंट होना जरूरी है। तो जो भी एचयूएफ का करता है, अगर वो लास्ट 10 ईयर्स में, पिछले 10 साल में मिनिमम 2 साल रेजिडेंट रहा है। अच्छा वो रेजिडेंट रहा या नहीं रहा ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए पिछले 10 साल का डेटा आपको कर्ता का दिया हुआ होगा और उन 10 में से किसी भी 2 साल में कर्ता का इंडिया में रेजिडेंट होना जरूरी है। तो इसके लिए आपको बेसिक कंडीशन लगानी पड़ेगी कर्ता के लिए, या तो 182 वाला फुलफिल करो या 60 वाला करो, और आजकल कई बार 60 की जगह 120 भी होता है, तो वो पूरा करो। ठीक है, हम स्टेटस कर्ता का नहीं निकाल रहे भाई, हम स्टेटस तो एचयूएफ का निकाल रहे हैं। लेकिन एचयूएफ ऑर्डिनरी बनेगा या नॉट ऑर्डिनरी ये डिपेंड करेगा कर्ता। अगर कर्ता ने वो एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर दी जो मैंने आप लोगों को पहले बताई, अगर वो एडिशनल कंडीशन यहां पर कर्ता फुलफिल कर देता है। पहली एडिशनल कंडीशन क्या थी कि लास्ट 10 ईयर्स का जो टोटल है उसमें से मिनिमम 2 साल इंडिया में रेजिडेंट होना जरूरी है। पिछले 10 में से मिनिमम 2 साल इंडिया में रेजिडेंट होना जरूरी है। दूसरी एंड, बीच में एंड आएगा। सेकंड थी कि जो लास्ट 7 ईयर्स का टोटल है, पिछले 7 साल का जो टोटल है
वो मिनिमम 730 डेज होना चाहिए, 730 दिन होना चाहिए। ठीक है, अगर कर्ता इन दोनों एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है, तो इसका मतलब भाई लोगों HUF यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। और अगर एडिशनल कंडीशन एक भी फुलफिल नहीं होता है या दोनों ही एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, तो हम उस HUF को बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो भाई लोगों HUF एक अलग पर्सन है, इंडिविजुअल एक अलग पर्सन। जब आप HUF का स्टेटस निकालते हो तो या तो वो रेजिडेंट बनता है या फिर वो नॉन रेजिडेंट बनता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कंट्रोल और मैनेजमेंट। अगर पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया में है या इतना सा भी इंडिया में है तो आप रेजिडेंट बोलो, और अगर पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया के बाहर है तो आप HUF को नॉन रेजिडेंट बोलो। हाँ, लेकिन जब रेजिडेंट में आप ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी देखो तो फिर आपको HUF का जो कर्ता है, कर्ता का मतलब हेड है, उसका स्टेटस देखना पड़ेगा। तो सर आप कर्ता का स्टेटस निकाल रहे हो? नहीं भाई, मैं HUF का निकाल रहा हूं, लेकिन डिपेंड किस पर करेगा? कर्ता। अब कर्ता सर एक बात बताओ, मान लो 21-22 में वो नॉन रेजिडेंट बन गया, उसने कंडीशन ही फुलफिल नहीं की, तो सर फिर हम लास्ट 10 ईयर्स और 7 ईयर्स को क्यों देखेंगे? अरे रेलिवेंट ईयर में वो क्या बना उससे मुझे मतलब नहीं है, वो रेजिडेंट बना नॉन रेजिडेंट बना मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि रेलिवेंट ईयर में तो मैं कंट्रोल मैनेजमेंट पर जाऊंगा ना HUF के। हाँ, जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 10 साल का मेरे पास डेटा होगा क्वेश्चन में, पिछले 7 साल का मेरे पास डेटा, तो मैं ये देखूंगा कि पिछले 10 साल में क्या वो बंदा, वो जो करता है, हेड है, क्या वो रेजिडेंट था, क्या उसने बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई किया था, क्या उसने पिछले 10 साल में से मिनिमम 2 साल जो बेसिक कंडीशन है उसको फुलफिल किया था, ये मैं चेक करूं, और इसके लिए मुझे डेटा होगा। रेलिवेंट ईयर में वो क्या है उससे मतलब नहीं है मुझे, उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि रेलिवेंट ईयर में जब हम HUF का स्टेटस निकालते हैं तो वो तो कंट्रोल मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। हाँ, पिछले 10 साल के लिए हमें किस पर जाना पड़ता है? पिछले 10 साल के लिए हमें कर्ता को देखना पड़ता है। तो लास्ट 10 ईयर्स में से अगर मिनिमम 2 साल कर्ता ने बेसिक कंडीशन को पूरा कर दिया, अगर पिछले 10 साल में से मिनिमम 2 साल दोस्तों कर्ता क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। इसका मतलब कर्ता ने पहली एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी, और पिछले 7 साल का टोटल अगर कर्ता का 730 हो जाता है, ये वो दोनों एडिशनल कंडीशन है जो कर्ता को भी लगानी पड़ती है जब वो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी चेक करता है। हो सकता है वो नॉन रेजिडेंट रहा हो रेलिवेंट ईयर में, लेकिन अगर रेजिडेंट होता तो करता ना एडिशनल कंडीशन, बस वही एडिशनल कंडीशन आपको देखनी है। तो भाई लोगों, मैं स्टेटस निकाल रहा हूं HUF का, मैं स्टेटस किसका निकाल रहा हूं? HUF का। लेकिन यहां पर जब आप ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी चेक करोगे तो ये डिपेंड करेगा कि उस HUF के कर्ता ने क्या एडिशनल कंडीशन को फुलफिल किया, ये हमें यहां पर देखना पड़ेगा। अगर किया है, अगर कर्ता, लिख लो, बोथ एडिशनल कंडीशंस को अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो हम कर्ता को तो बनाएंगे, HUF को क्या बनाएंगे? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर कर्ता नॉट सेटिस्फाइड, अगर कर्ता नॉट सेटिस्फाइड एनी एडिशनल कंडीशन, अगर यहां पर HUF एक भी एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक भी, या दोनों को ही नहीं करेगा, अगर एक को भी नहीं करेगा या दोनों को ही नहीं करेगा, तो हम HUF का स्टेटस नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई लोगों? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो HUF का समझ में आया कि भाई जब आप रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट देखोगे रेलिवेंट ईयर में, तो वो कंट्रोल मैनेजमेंट से होगा। पूरा कंट्रोल इंडिया में या थोड़ा सा भी इंडिया में तो हम HUF को रेजिडेंट बनाएंगे।
पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया के बाहर है तो हम नॉन रेजिडेंट बनाएंगे, ये क्वेश्चन में होगा। नॉन रेजिडेंट बन गया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर वो रेजिडेंट बन जाता है तो भाई ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, इसके लिए मुझे एचयूएफ के कर्ता को पकड़ना पड़ेगा। अगर एचयूएफ का कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो एचयूएफ ऑर्डिनरी बनता है। और एक भी कंडीशन अगर उसने सेटिस्फाई नहीं करी, ठीक है, एक भी अगर उसने नहीं करी या दोनों ही नहीं करी, तो हम उस एचयूएफ को नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा एचयूएफ का। चलो मैं इसका भी आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, ये देखो। द बिजनेस ऑफ एचयूएफ, क्वेश्चन नंबर 4 है, द बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांजिटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एक एचयूएफ है जिसका बिजनेस ऑस्ट्रेलिया से कंडक्ट होता है। एंड ऑल दी पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन देयर, सारे पॉलिसी डिसीजन ऑस्ट्रेलिया से लिए जाते हैं। ऑल द पॉलिसी डिसीजन मतलब सारा डिसीजन वहीं से लिया जाता है, बाहर से। मिस्टर ई करता है एचयूएफ का, ठीक है, who was born in Kolkata and visits in India during previous year 21-22 after 15 years। 15 साल के बाद इंडिया की शक्ल देखी है, इंडिया में आया। He comes to India on 1st April 2021 and leaves for Australia on 1st December 2021। तो अप्रैल 21 में आया था और दिसंबर 21 में चला गया। आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, मिस्टर ई का भी और एचयूएफ का भी, दोनों का निकालना है, ठीक है। आपको मिस्टर ई का भी निकालना है और आपको एचयूएफ दोनों का स्टेटस निकालना है। चलो सबसे पहले, क्योंकि देखो ई अलग पर्सन है और एचयूएफ अलग पर्सन है। ई तो कौन है? ई तो भाई साहब एक इंडिविजुअल पर्सन है। तो ई का जब आप स्टेटस निकालोगे तो आपको असेसमेंट ईयर 22-23 का निकालना है। तो सबसे पहले इसको प्रीवियस ईयर बना लो 21-22। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो मिस्टर ई है ये 21-22 में कितने डेज इंडिया में रहा था, कितने डेज ये इंडिया में रहा था। तो 21-22 में अगर हम देखेंगे तो ये इंडिया में 1/4-21 को आया। तो आने का दिन इंडिया में मानते हैं, पता है आपको। तो 1 अप्रैल 21 को आया था और वापस कब चला गया? 1 दिसंबर 21 को। 1/4-21 को आया था और 1 दिसंबर 21 को वापस चला गया। तो आप यहां पर कैसे निकालोगे? अप्रैल के 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का एक दिन। टोटल लगा लो कितना आता है। टोटल लगाओ कैलकुलेटर से। 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 1, ये आ जाते हैं हमारे 245 डेज, 245 दिन आते हैं। तो मिस्टर ई इंडिया में आया, इंडिया ओरिजिन का है, अभी अभी आया है इंडिया में। तो मुझे बताओ जब वो इंडिया में अभी अभी आया है तो आप बेसिक कंडीशन लगाओगे मिस्टर ई के लिए। तो बेसिक कंडीशन, क्योंकि मिस्टर ई तो इंडिविजुअल है, तो बेसिक कंडीशन एक तो होती है 182 वाली और एक होती है 60 वाली। तो सेकंड वाली तो हमको देखनी नहीं है, हमको तो फर्स्ट वाली देखनी है। अच्छा, फर्स्ट वाली अगर हम देखते हैं तो 182 डेज से ज्यादा है। इसका मतलब जैसे ही पहला कंडीशन पूरा हो जाएगा तो जो मिस्टर ई है वो बन जाएगा रेजिडेंट। जो मिस्टर ई है वो यहाँ पर रेजिडेंट बन जाएगा। चलो जी, बन गया जी, बन गया रेजिडेंट, ठीक है। अच्छा, मिस्टर ई अब ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है ये देखने से मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि एडिशनल कंडीशन वो पूरी नहीं कर पाएगा। लास्ट 10 ईयर्स में वो इंडिया में नहीं था, ना ही वो लास्ट 7 ईयर में 730 डेज इंडिया में था। इसका मतलब उसका स्टेटस हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, क्योंकि वो एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये देखो, प्रीवियस ईयर 21-22 में मिस्टर ई इंडिया में 245 दिन था, therefore he is a resident, but since he has come to India after 15 years,
So he does not satisfy the conditions for being ordinary resident. So the status of Mr. E is resident but not ordinary resident. तो ये बंदा यहाँ रेजिडेंट माना जाएगा बट नॉट ऑर्डिनरी। अच्छा, अब HUF का भी स्टेटस निकालते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर 120 दिन 60 दिन कुछ नहीं देखना है, क्योंकि ये बंदा जो था बेसिकली ये उन एक्सेप्शंस में फॉल करता था, राइट। चलो ठीक है, बात समझ में आई आपको। अब HUF का स्टेटस निकालें। दोस्तों जब आप HUF का स्टेटस निकालते हो तो HUF यहाँ पर रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ये कंट्रोल और मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें साफ लिखा हुआ है कि सारे डिसीजन ऑस्ट्रेलिया से लिए जाते थे, मतलब इंडिया में जरा सा भी कंट्रोल नहीं है, पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया के बाहर है। बताओ, अगर HUF का पूरा कंट्रोल ही इंडिया के बाहर होगा तो आप उस HUF को क्या बोलोगे? हम उसको नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। और जब हम नॉन रेजिडेंट बोलेंगे तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो हमको कुछ देखना ही नहीं है। हाँ, अगर HUF का डिसीजन इंडिया से जरा सा भी होता, 1% भी होता, तो मैं रेजिडेंट बोलता, और फिर मैं ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी देखता और उसके लिए मैं कर्ता को बेस बनाता, कर्ता की एडिशनल कंडीशन लगा के देखता, पर वो मुझे लगाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों HUF पहले से ही क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट बन गया। तो बात यहीं पर खत्म हो जाती है, यही लिखा हुआ है दोस्तों। चलो अब मैं आप लोगों को बाकी लोगों का भी रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना बता देता हूं कि जो बाकी के लोग होते हैं उनका हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। चलो भाई, बाकी लोगों का भी हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीख लेते हैं। HUF का हो गया, इंडिविजुअल का हो गया। अब आ जाओ आप नंबर 3 पर। अच्छा, नंबर 3 में आ जाओ। एक तो आप फर्म का नाम ले लो, फर्म का नाम ले लो। AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एंड BOI का नाम ले लो, मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये जो फर्म है, AOP है, BOI है, लोकल अथॉरिटी वगैरह की जरूरत नहीं है निकालने की, ठीक है। तो इन सब का आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। लोकल अथॉरिटी का भी नाम लिखना चाहो तो लिख लो, मतलब मैंने यहाँ पर सारे लोगों के नाम लिख दिए एक्सेप्ट किसको छोड़कर? कंपनी को छोड़कर, क्योंकि कंपनी का जो स्टेटस होगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो थोड़ा सा अलग तरीके से निकाला जाता है। तो फर्म है, AOP है, BOI है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, लोकल अथॉरिटी है, ये सब मैंने आपको पहले क्लास में पर्सन की डेफिनेशन में बताया था। इनका स्टेटस निकालना बहुत इजी है, बहुत इजी। अच्छा, इनको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट। अच्छा दोस्तों, वैसे मैं सच बताऊं ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, उसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन आपको बाकी का भी पता होना चाहिए क्योंकि आपके कोर्स में है। अब ये लोग रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ये कैसे पता चलता है? तो भाई लोगों, ये पता चलता है कंट्रोल और मैनेजमेंट से। और अच्छा, मैं आपको बताऊं भाई, कंट्रोल और मैनेजमेंट वर्ड जो है वो यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब है जहां पर पॉलिसी बनाई जाएगी, जहां से डिसीजंस लिए जाए। तो अगर फुल और पार्शियल सिचुएटेड इन इंडिया, अगर पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया में है या थोड़ा सा भी इंडिया में है तो आप उसको रेजिडेंट बोलो, और अगर फुल्ली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है, अगर पूरा का पूरा कंट्रोल ही इंडिया के बाहर, थोड़ा सा भी अगर इंडिया में नहीं है तो आप उसको नॉन रेजिडेंट। तो अगर फुल कंट्रोल इंडिया में है या पार्शियल इंडिया में है तो रेजिडेंट, और अगर पूरा का पूरा कंट्रोल ही इंडिया के बाहर है तो आप बोलो नॉन रेजिडेंट। अच्छा, नॉन रेजिडेंट बन जाओगे तो भी बात खत्म, रेजिडेंट बन जाओगे तो भी बात खत्म। तो सर यहाँ पर आप ऑर्डिनरी नहीं निकालोगे ना दोस्तों, इन सब लोगों का जितने भी नाम मैंने बोले। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों फर्म के अंदर LLP भी आती है, ये जो फर्म है ना, चाहो तो लिख लो
इंक्लूड्स एलएलपी, एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो फर्म चाहे अनलिमिटेड हो या लिमिटेड हो, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, इनका स्टेटस या तो रेजिडेंट होता है या फिर नॉन रेजिडेंट होता है, बाकी कुछ नहीं होता। वो जो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी आपने किया था, दैट इज ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। वो जो चीज आपने पढ़ी थी वो केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए पढ़ी थी, ठीक है। इनका तो एक ही स्टेटस है, या तो आप इनको रेजिडेंट बोलोगे या फिर आप इनको नॉन रेजिडेंट बोलोगे, बात यहीं पर खत्म हो जाती है, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट यहां पर बचता है, तो इनका तो बहुत सिंपल है, मैंने कहा था अभी थोड़ी सी देर में ही हो जाएगा और कुछ भी आपको नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल वही है। तो फुल हो या पार्ट हो आप उसको रेजिडेंट बोलो, पूरा कंट्रोल इंडिया के बाहर है आप नॉन रेजिडेंट। फोर्थ में हम निकालेंगे स्टेटस किसका, कंपनी का। फोर्थ में हम लोग कंपनी का स्टेटस निकालेंगे। कंपनी तो आप लोग जानते हो कंपनी क्या होती है, जो कि इनको ऑपरेट करवाई जाती है कंपनीज एक्ट में। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेसिकली हम कंपनीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो होती है इंडियन कंपनी और एक होती है फॉरेन कंपनी। एक तो होती है इंडियन कंपनी दोस्तों और एक होती है हमारी फॉरेन कंपनी। अच्छा ये कैसे पता चलता है कि कोई कंपनी इंडियन है या फॉरेन है? दोस्तों इंडियन कंपनी का पहचान होता है, इंडियन कंपनी का पहचान होता है जो कहां पर इनकॉर्पोरेट हुआ हो, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। इंडिया का जो कंपनीज एक्ट बना हुआ है, जैसे अभी कंपनीज एक्ट 2013 है, इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन इंडियन कंपनी के रूप में करवा रखा है और आप इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुए हो, इंडिया के कंपनीज एक्ट में अगर आप इनकॉर्पोरेट हुए हो तो यू आर इंडियन कंपनी। और दोस्तों जो इंडियन कंपनी होती है, ठीक है, जो इंडियन कंपनी होती है इसमें लिख लेना ऑलवेज रेजिडेंट। जो इंडियन कंपनी होती है दोस्तों वो हमेशा रेजिडेंट होती है, ठीक है, वहां पर नॉन रेजिडेंट वाली बात खत्म है। मतलब जैसे ही आपको नजर आवे ना कि कोई कंपनी इंडियन है, तो आप लोग भाई साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखकर आ जाना कि द पर्सन इज रेजिडेंट। वहां पर ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट कुछ मत देखना, कंट्रोल इंडिया में है नहीं है डजंट मैटर माय डियर फ्रेंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जब यहां पर स्टेटस निकालोगे ना भाई लोगों, अगर कंपनी इंडियन है दोस्तों, अगर कंपनी इंडियन है तो इंडियन कंपनी को हमेशा रेजिडेंट माना, सारी की सारी बात यहीं पर खत्म हो जाती है। हाँ लेकिन अगर कंपनी फॉरेन की है, फॉरेन कंपनी है दोस्तों, तो फॉरेन कंपनी के केस में हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट। एक होता है रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट, ठीक है। अच्छा यहां पर क्या देखना पड़ता है आपको, पोयम। सर पोयम बाबा बाबा ब्लैक शिप, ना ना बाबा बाबा ब्लैक शिप नहीं है। पोयम का मतलब है, फुल फॉर्म है पोयम का, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ये क्या होता है, एज पर लॉ पोयम का क्या डेफिनेशन है वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो आपको यहाँ पोयम देखना पड़ता है, पोयम। दोस्तों अगर ये जो पोयम है ना, पोयम, ये जो पोयम है, अगर किसी कंपनी का, फॉरेन कंपनी का पोयम इन इंडिया है, अब की बार मैं कंट्रोल मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, अब की बार मैं फुल या पार्ट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अगर पोयम इंडिया में है, फॉरेन कंपनी का पोयम अगर इंडिया में है तो वो फॉरेन कंपनी रेजिडेंट मानी जाएगी। और अगर उसका पोयम आउटसाइड इंडिया है, पोयम कहां पर है, आउटसाइड इंडिया, तो वो फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। अच्छा फॉरेन कंपनी या तो रेजिडेंट होती है या नॉन रेजिडेंट होती है, बस बात खत्म।
यहां पर भी दोस्तों ऑर्डिनरी स्टेटस नहीं देखा जाता, ऑर्डिनरी वाला जो स्टेटस है वो यहां पर नहीं देखा जाता। तो फिर से सुन लो, अगर इंडियन कंपनी है तो हम उसको ऑलवेज रेजिडेंट बोलेंगे, कुछ नहीं सोचना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। और अगर फॉरेन कंपनी है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर फॉरेन कंपनी का पोयम इंडिया में है तो आप उस फॉरेन कंपनी को रेजिडेंट बोलोगे, और अगर पोयम इंडिया के बाहर है तो आप उस फॉरेन कंपनी को नॉन रेजिडेंट बोलोगे। ठीक है, अच्छा, पोयम का मतलब क्या है दोस्तों? यहां पर पोयम का मतलब क्या है, तो वो आप लोग एक बार नोट कर लो कि यहां पर पोयम का मतलब क्या है। वो मैं आपको लिखवा देता हूं कि पोयम का मतलब क्या है। पोयम मीन्स अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल decisions that are necessary for the conduct of business of an entity as a whole, or in substance made। तो दोस्तों पोयम का फुल फॉर्म है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्लेस जहां पर की मैनेजमेंट या कमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी ने 10 डिसीजन लिए, लेकिन उसमें एक डिसीजन ऐसा था जो की डिसीजन था, जो मेन था, की मैनेजमेंट था, वो मतलब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी बनाना था। तो अगर आप 10 में से 9 डिसीजन चाहे इंडिया के बाहर ले लो, लेकिन अगर आपने एक भी ऐसा डिसीजन जो बहुत ही की मैनेजमेंट या कमर्शियल डिसीजन था वो अगर आपने इंडिया में ले लिया, जो कि बिजनेस के लिए बहुत जरूरी था, तो पोयम इंडिया में माना जाए। अब पोयम इंडिया में है या नहीं है इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, दैट इज ऑलवेज गिवन इन योर क्वेश्चन। तो poem means a place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of business of any entity as a whole are in substance made। तो जहां पर की मैनेजमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, जहां पर कमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हैं, वहां पर पोयम सिचुएटेड माना जाता है। तो अगर पोयम इंडिया में है दोस्तों, अगर पोयम इंडिया में है तो आप रेजिडेंट बोलो, अगर पोयम इंडिया के बाहर है तो आप नॉन रेजिडेंट बोलो। तो ये सारी चीजें भाई लोगों पोयम पर डिपेंड करें, ये जो सारी चीजें हैं ये पोयम पर डिपेंड करेगा। तो कंपनी में फिर से सुन लो, अगर कंपनी इंडियन है, रजिस्टर्ड है, अगर कंपनी हो तो इंडियन हो भाई, वरना हो ही ना, तो आप उसको रेजिडेंट बोलोगे, आपको स्टेटस निकालना ही नहीं है। लेकिन अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो ये डिपेंड करेगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पर। अगर पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, कंट्रोल मैनेजमेंट नहीं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो रेजिडेंट, और अगर इंडिया के बाहर है तो नॉन रेजिडेंट। ठीक है, और पीओईएम क्या होता है अगर आपको याद नहीं भी होता है तो टेंशन मत लो, बिकॉज दैट इज ऑलवेज गिवन इन योर क्वेश्चन। तो ये हमने सभी लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीख लिया। हमने सबसे पहले इंडिविजुअल का स्टेटस निकाला, उसके बाद हमने एचयूएफ का स्टेटस निकाला,
उसके बाद हमने फर्म एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन लोकल अथॉरिटी का स्टेटस निकाला और उसके बाद दोस्तों हमने कंपनी का स्टेटस निकाला। अब दोस्तों लास्ट जो पॉइंट मुझे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में पढ़ाना है वो आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड, मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये जितने भी बातें मैंने पढ़ाई है इनका रेलिवेंस क्या है वो आपको पता चलेगा। तो आप यहाँ पर एक हेडिंग डाल लो, स्कोप ऑफ टोटल इनकम और इंसिडेंस ऑफ टैक्स, स्कोप ऑफ टोटल इनकम और इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक है। और यहां पर लिख लो सेक्शन 5, स्कोप ऑफ टोटल इनकम और इंसिडेंस ऑफ टैक्स, और आप यहां पर लिख लो सेक्शन 5। अच्छा ये जो सेक्शन 5 है ये क्या है, सुनो, टेबल ड्रॉ कर लो। पहले कॉलम में लिख लो पर्टिकुलर्स, पहले कॉलम में आप लोग लिख लो पर्टिकुलर्स, दूसरे कॉलम में लिख लो रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरे कॉलम में लिख लो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और थर्ड कॉलम में आप लिख लो नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और लास्ट वाले में लिख लो नॉन रेजिडेंट। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग यहाँ पर लिखोगे। अच्छा दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि अगर ये टेबल आपने बना ली और इसको समझ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन इनकम को कंप्यूट करने का खराब नहीं जाएगा, रॉन्ग नहीं जाएगा। तो पहला पॉइंट आप लिख लो इनकम एक्रूड और डीम्ड टू बी accrued in India received anywhere, received anywhere, taxable taxable taxable। सेकेंड पॉइंट लिखो इनकम received और deemed to be received in India accrued anywhere, accrued anywhere। अच्छा ब्रैकेट भी लिख लेना, received means first receipt in इंडिया, रिसीव का मतलब लिख लो फर्स्ट रिसीव इन इंडिया, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। थर्ड पॉइंट आप लिख लो इनकम accrued and received outside India but business is controlled from India। टैक्सेबल पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे में कांटा लगा, कांटा लगा। और फोर्थ लिखो इनकम accrued received and controlled all outside इंडिया। तो केवल फर्स्ट में टैक्सेबल, बाकी दो में कांटा लगा।
अब दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। देखो भाई लोगों, यहाँ पर आप लोगों को एक बात अच्छे से समझनी है। आपने स्टेटस निकालना तो सीख लिया, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 6। लेकिन उस स्टेटस का लॉजिक क्या है, आपने उस स्टेटस को कंप्यूट क्यों किया? बिकॉज आपको यहाँ पर टोटल इनकम निकालनी होती है, किसी भी पर्सन की टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करनी पड़ती है, एंड दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 5। इंसिडेंस ऑफ टैक्स बोलो या आप उसको स्कोप ऑफ टोटल इनकम बोलो। अगर कोई भी इनकम आपने इंडिया में कमाई है, अक्रूड इन इंडिया है या डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, या तो आपने इंडिया में कमाया है या उसको इंडिया में कमाया हुआ मान लिया गया, मतलब जो सोर्स है वो कहां पर है, इंडिया में। रिसीव्ड एनीवेयर, चाहे आपने उसको वर्ल्ड के किसी भी कोने में रिसीव किया हो, डजंट मैटर। अगर आपने पैसा इंडिया से कमाया है भाई, तो ध्यान रखना, छोड़ेंगे नहीं। चाहे आप रेजिडेंट ऑर्डिनरी वाले हो, चाहे आप नॉट ऑर्डिनरी वाले हो, या चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो। अच्छा, आप होंगे तो इन तीन में से कोई एक, तीनों तो हो नहीं सकते। या तो आप नॉन रेजिडेंट बनोगे या रेजिडेंट में ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी बनोगे। तो ध्यान रखना, छोड़ेंगे नहीं, ऑलवेज टैक्सेबल। कुछ भी बन जाओ टैक्स लगेगा, क्योंकि आप इनकम कहां से कमा रहे हो, इंडिया से कमा रहे हो। तो सर एक बात बताओ, इंडिया में इनकम कमाई और यूएसए में रिसीव कर ली, तो ऐसे तो इंडिया में भी टैक्स लग जाएगा, और पता चला यूएस की सरकार ने भी टैक्स लगा दिया, तो ये तो गलत बात है। दोस्तों जब दो कंट्रीज में टैक्स लगता है, तो एक डीटीएए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, एक चैप्टर होता है जो फाइनल लेवल के हिसाब से होता है, आप लोगों के हिसाब से नहीं है। तो उसके अंदर फिर आपको एक रिलीफ मिल जाती है। तो वो अभी हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना सा समझ लो कि अगर आपने इनकम इंडिया से कमाई है, अक्रूड और डीम्ड टू बी अक्रूड, या तो इनकम इंडिया से कमाई है या लॉ ने उसको डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया मान लिया। लॉ कब मान लेता है वो बात की बात है। अगर आपका सोर्स इंडिया में है, चाहे आप उसको रिसीव कहीं भी करो वर्ल्ड के किसी भी कोने में, वो इनकम हमेशा क्या होगी दोस्तों, टैक्सेबल होगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने इंडिया में इनकम को रिसीव किया है या डीम्ड टू बी रिसीव किया है, चाहे एक्रू कहीं भी किया हो, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में कमाया हो, चाहे मंगल ग्रह पर जाकर कमाया हो, लेकिन अगर पैसा इंडिया में आपने रिसीव कर लिया, तो भी आपके टैक्स लगेगा, चाहे आप ऑर्डिनरी हो, चाहे आप नॉट ऑर्डिनरी हो, और चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो। लेकिन दोस्तों एक बात यहां पर याद रखना, यहां रिसीव का मतलब है फर्स्ट रिसीव इन इंडिया। दोस्तों यहां रिसीव का मतलब क्या है, फर्स्ट रिसीव इन इंडिया। मतलब जैसे आप यूएसए से इनकम कमाते हो और उसको यूएसए में रिसीव भी कर लेते हो, और फिर आप उसको इंडिया के बैंक अकाउंट में भेजते हो, तो क्या दोस्तों ये फर्स्ट रिसीव इन इंडिया है? नो, इसको हम इंडिया में रिसीव नहीं मानेंगे। ये तो रेमिटेंस हो गया भाई, रेमिटेंस हो गया, ये तो रेमिटेंस हो गया। एक होता है कि आप यूएसए में कमाए और सीधा इंडिया के बैंक अकाउंट में पैसा आया, तो क्या ये रिसीव इन इंडिया है? यस, ये रिसीव इन इंडिया, इसको हम इंडिया में रिसीव मानेंगे। तो इंडिया में पहली प्राप्ति इंडिया में होनी चाहिए, रिसीव मींस फर्स्ट रिसीव इन इंडिया। तो आपके तीनों सिचुएशन में क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया? जैसे एक बंदा बेचारा यूएस में, दुबई में काम करता है, उसके परिवार वालों ने कहा इससे जमकर काम करो, बताओ बेचारा वहां काम किए जा रहा, बोले इसको एक पैसा मत देना, सारा इंडिया के बैंक अकाउंट में भेज दो, तो ये फर्स्ट रिसीव इन इंडिया है। लेकिन एक बंदा यूएस में कमाता है, पार्टी शार्टी करता है, मजे करता है, यूएसए में रिसीव करता है, थोड़ा बहुत खर्चा चलाने के लिए इंडिया भेजता है, तो वो पैसा इंडिया में रिसीव नहीं माना जाए। तो रिसीव इन इंडिया का मतलब है भाई साहब फर्स्ट रिसीव इन इंडिया, ध्यान रखना। सर अगर क्वेश्चन में ना बोले तो भाई साहब अगर क्वेश्चन में ना बोले तो जहां से कमाए होना वही रिसीव मानना। जैसे यूएस से कमाए और बताया नहीं कि रिसीव कहां किया, तो इट इज ऑटोमेटिकली अज्यूम्ड दैट कि वो यूएसए में ही रिसीव किया होगा। वो जो पैसा है वो आपने यूएसए के अंदर ही आपने उसको रिसीव किया होगा। तो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है भाई? बहुत जोर से हाँ सर, ये बात हमें बहुत जोर से समझ में आ रही है, ये बात हमको बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो या तो पैसा आप इंडिया से कमा लो या आप इंडिया में रिसीव कर लो, तो आपको टैक्स देना ही देना है, वेदर आप कोई से भी रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
दोस्तों अगर इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मान लो आपने कमाया भी इंडिया के बाहर और आपने उसको रिसीव भी इंडिया के बाहर किया, लेकिन सपोज करो वो बिजनेस था जिससे आप पैसा कमा रहे थे और उसका कंट्रोल कहां पर था, इंडिया में। आपने अर्न भी यूएसए में किया है, आपने उसको रिसीव भी यूएसए में किया है, लेकिन उस बिजनेस को आप कंट्रोल कहां से करते हो, इंडिया से करते हो। तो फर्स्ट दो सिचुएशन में वो इनकम टैक्सेबल होगी, जो नॉन रेजिडेंट है उसके लिए हम उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, हम उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। पक्की बात है। अच्छा, ये बात आप समझ लिए हो। अच्छा, सेकंड पॉइंट में एग्जांपल देता हूं, जैसे आईपीएल मैच होते हैं इंडिया में, तो बाहर के लोग इंडिया में आते हैं, क्रिस गेल वगैरह, तो वो इंडिया से कमाते हैं, तो कमाते हैं तो टैक्स लगेगा, चाहे कितना भी डांस कर लो। और हो सकता है कि भाई वो बाहर खेल रहे हो लेकिन पैसा इंडिया में मिल गया तो भी टैक्सेबल होगा, है ना। लेकिन कमाया भी बाहर, रिसीव भी बाहर किया, लेकिन अगर वो बिजनेस है, बिजनेस, और उसका कंट्रोल कहां से है, इंडिया से, तो आपको केवल फर्स्ट सिचुएशन में ही, दो सिचुएशन में टैक्स देना पड़ेगा, थर्ड में नहीं देना पड़ेगा। सर एक बात बताओ, एक्रू भी इंडिया के बाहर हुआ, रिसीव भी इंडिया के बाहर हुआ, एंड एंड कंट्रोल भी इंडिया के बाहर हुआ, मतलब कुछ भी इंडिया में नहीं हुआ, सारा काम इंडिया के बाहर हुआ, तो भी भाई साहब फर्स्ट सिचुएशन में तो टैक्स लगेगा, कोई नहीं बचा सकता। हाँ, लास्ट की दो सिचुएशन में नहीं लगेगा, उनको नहीं देना पड़ेगा टैक्स, उस इनकम पर उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा टैक्स इसको देना पड़ता है जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, चाहे कहीं से भी कमाई हो, कहीं भी रिसीव कही हो, कहीं से भी कंट्रोल हो। जैसे ही कोई बंदा ऑर्डिनरी रेजिडेंट आपको नजर आ जाए, तो उसकी कोई सी भी इनकम हो उठाकर टैक्सेबल कर देना, प्रोवाइडेड कि वो इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट ना हो। जैसे कि एग्जम्प्ट इनकम का चैप्टर आता है, कई लोगों के स्टार्टिंग में दिया हुआ होता है सेक्शन 10, उसमें बहुत सारी इनकम इंडिया में एग्जम्प्ट होती है। जैसे एग्रीकल्चर इनकम अगर आप इंडिया में कमाओगे तो एग्जम्प्ट है, तो उस पर तो कोई टैक्स नहीं देगा, है ना। तो ऐसी बहुत सारी इनकम है जो एग्जम्प्ट है, उस पर तो किसी को टैक्स नहीं देना। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं 5 हेड पढ़ाने के बाद एग्जम्प्ट इनकम पढ़ाता हूं, मैं पहले नहीं पढ़ाता, क्योंकि बहुत सारी एग्जम्प्ट इनकम तो उन 5 हेड्स के अंदर ही आ जाती है। तो अगर आपके स्टडी मैट में कोई चैप्टर पहले दिया हुआ हो एग्जम्प्ट इनकम का, उसको ये लोग बोलते हैं इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, एक ही बात है। तो एग्जम्प्ट इनकम हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, एग्जम्प्ट इनकम तो कहीं नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा टैक्स ऑर्डिनरी रेजिडेंट देगा, उससे कम कौन देगा, नॉट ऑर्डिनरी। नॉट ऑर्डिनरी कब देगा, जब या तो वो इंडिया से इनकम कमाता हो, या वो उसको इंडिया में रिसीव करता हो, या दोनों काम अगर इंडिया के बाहर है लेकिन कंट्रोल इंडिया से करता हो तो टैक्स देगा, वरना वो भी नहीं देगा। अच्छा, नॉन रेजिडेंट सबसे सुखी, उसको इंडिया में टैक्स तब देना पड़ता है जब या तो उसने इंडिया से अप्रूव किया हो, या उसने उसको इंडिया में रिसीव किया हो, अदरवाइज नॉट, बाकी उसको कभी नहीं देना पड़ता। अब ये बात मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो हमने कोई इनकम की जो यूएसए से कमाई, सपोज करो 1 लाख रुपए, कहां से कमाई हमने, फ्रॉम यूएसए, हमने 1 लाख रुपए की इनकम अर्न करी और हमने उसको इंडिया में फर्स्ट रिसीव, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50,000 हमने इंडिया में रिसीव कर, बताओ कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, अगर आप इन तीनों की बात करो तो कितनी कितनी इनकम टैक्सेबल। तो मैं बता दूं भाई यहां पर क्या होगा, बताओ कितनी इनकम टैक्सेबल होगी। सर जब इंडिया से कमाई ली तो चाहे रिसीव करो या मत करो की फर्क पड़ता है, फिर तो 1 लाख रुपए तीनों सिचुएशन में टैक्सेबल हो जाएगा सर। जब आपने इंडिया यूएसए सॉरी आपने इंडिया के बाहर से इनकम कमाई, सपोज करो, सॉरी, और आपने उसमें से रिसीव कितना कर लिया, इंडिया में 1 लाख कर लिया, तो आपने चाहे बाहर कमाया हो लेकिन अगर आपने रिसीव कर लिया तो तीनों सिचुएशन में टैक्स लगेगा 1 लाख 1 लाख 1 लाख, बिकॉज इट इज कवर्ड इन पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में कवर हो गया कि इंडिया में आप इनकम रिसीव कर रहे हो तो तीनों सिचुएशन में आपके टैक्स लगेगा। अच्छा दोस्तों, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। सपोज करो हम यहाँ पर 1 लाख तो यूएसए से कमाए हैं, लेकिन हमने इंडिया में 50,000 ही रिसीव किए हैं, 50,000 हमने इंडिया में रिसीव किए हैं, तो अब बताओ क्या होगा। तो भाई लोगों मैं आपको बता देना चाहता हूं
कि जब आप 50,000 ही इंडिया में रिसीव किए हो, तो जो 50,000 रिसीव कर लिए उस पर तो तीनों को ही टैक्स देना पड़ेगा, उस पर तीनों को ही टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, 100% कंट्रोल कहां पर है? इंडिया में। पूरा कंट्रोल कहां पर है? इंडिया में। तो ये तो रिसीव हो गए 50,000, इस पर तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो रिसीव नहीं हुए, नॉट रिसीव्ड, क्या उस पर ऑर्डिनरी को देना पड़ेगा? हाँ सर, उसको हमेशा देना पड़ता है, बिकॉज इट इज कवर्ड इन पॉइंट नंबर 3, accrued and receive outside India, लेकिन business is controlled from India। तो फर्स्ट को देना पड़ेगा, क्या सेकंड को भी देना पड़ेगा? यस, सेकंड को भी देना पड़ेगा, लेकिन नॉन रेजिडेंट को नहीं देना, क्योंकि उसे तभी देना पड़ता है जब या तो कमाया हो या रिसीव किया। तो कमाया तो नहीं, लेकिन रिसीव 50,000 किया, तो यहां पर 1,00,000 टैक्सेबल होगा, यहां पर 1,00,000 होगा, और यहां पर केवल 50। बोलो भाई, समझ में आया? बेसिक एग्जांपल से समझ में आया? अच्छा दोस्तों, ऐसा मानते हैं कि 100% कंट्रोल सपोज करो यूएसए से है, कोई कंट्रोल इंडिया में नहीं है। देखो, मैं क्वेश्चन को बदल बदल के बता रहा हूँ। पूरा कंट्रोल यूएसए के बाहर है, बाकी क्वेश्चन सेम है। 1,00,000 आप यूएसए से कमाए, इंडिया में 50,000 रिसीव किए, और सारा कंट्रोल यूएसए के अंदर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बताओ अब आपका आंसर क्या होगा? सोचो सोचो, अब की बार आपका आंसर क्या होगा? बताओ क्या होगा? देखो, जो 50,000 आप रिसीव कर लिए हो, इन पर तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, कोई उपचार नहीं है, तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा वाला 50,000 है, उस पर ऑर्डिनरी को तो देना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो चाहे कंट्रोल भी बाहर हो, रिसीव भी बाहर हो, सब कुछ बाहर हो। लेकिन बताओ दोस्तों, क्या यहां 50,000 पे टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इंडिया के बाहर कमाया 50,000 और रिसीव भी 50,000 को इंडिया के बाहर किया, और कंट्रोल भी इंडिया के बाहर है। तो इट इज कवर्ड इन पॉइंट नंबर 4। ये जो सेकंड 50,000 है, जो नॉट रिसीव इन इंडिया है, ये पॉइंट नंबर 4 में कवर करते हैं। तो ऑर्डिनरी तो देगा, बाकी लोग नहीं देंगे। तो इसका मतलब यहां पर आंसर आएगा 1,50,050। बोलो भाई, क्लियर है? अगर फिर भी कोई डाउट है मन में, तो मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर है, मुझे अपने डाउट सेंड करिए, मैं उसको जरूर रिजॉल्व करूँ। यहां तक क्लियर है? अच्छा, सपोज करो भाई लोगों, सपोज करो 100 की जगह 60% कंट्रोल अगर इंडिया से होता, तो आप क्या करते? 1,00,000 आपने यूएसए से कमाया, 50,000 आपने इंडिया में रिसीव कर लिया, और 60% कंट्रोल ही इंडिया में है, तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों देखो, जो रिसीव हो गया उस पर तो टेंशन नहीं लेना, वो तो तीनों के लिए टैक्सेबल। 50,000 तो तीनों के लिए टैक्सेबल। अच्छा, 1,00,000 का 60% कितना होता है? 60,000 होता है। 60 में से 50 तो तीनों के लिए टैक्सेबल हो गया, ठीक है, यहां भी हो गया, यहां भी हो गया, यहां भी हो गया। बाकी का जो 10,000 है, इस 10,000 का आपने बाहर कमाया है, 10,000 आपने इस 10,000 को रिसीव भी बाहर किया है, और इस 10,000 का कंट्रोल लेकिन इंडिया से। तो बताओ क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे सर, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 50 इंडिया में रिसीव कर लिया, वो तो तीनों के लिए टैक्सेबल कर देंगे। बाकी जो 50,000 है, उसके दो पार्ट बनेंगे, एक तो 10,000 और 10,000, क्योंकि कंट्रोल इंडिया में है, ये दोनों तो टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी के लिए। लेकिन जो 40,000 है, क्योंकि 60% कंट्रोल इंडिया में है, तो 60,000 में से 50 तीनों के लिए कर दिया, 10-10 दो के लिए कर दिया, और जो 40% 40,000 है, वो केवल हम फर्स्ट के लिए करेंगे, वो हम इन दोनों के लिए नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 40,000 एक ऐसी इनकम है जो आपने कमाई भी इंडिया के बाहर है, उस 40,000 को आपने रिसीव भी इंडिया के बाहर किया है, और उस 40,000 का कंट्रोल भी इंडिया के बाहर है। ये देखो, फोर्थ पॉइंट है, एक्रूड रिसीव्ड एंड कंट्रोल ऑल आउटसाइड इंडिया। तो इसके तो लगेगा फर्स्ट वाले के। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, फर्स्ट वाले को तो 1,00,000 पर देना पड़ेगा, इसको 60 पर देना पड़ेगा, और इसको 50 पर देना पड़ेगा। बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ,
अगर मैं यहाँ 60 की जगह 40% कंट्रोल इंडिया में कर दूं तो आपका आंसर क्या होगा? अगर मैं 40% कंट्रोल इंडिया में कर दूं तो मुझे आप बात बताओ, यहाँ आपका आंसर क्या होगा? तो भाई 1 लाख में से 1 लाख का 40% होता है 40,000, ये कंट्रोल इंडिया में। लेकिन 50,000 तो आपने रिसीव ही कर लिया। तो मैं तो कहता हूं कंट्रोल चाहे 40% हो इंडिया में, चाहे 30 हो, चाहे 20 हो, चाहे 10 हो, चाहे 0 हो, तो भी 50 पर तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 50,000 आपने इंडिया में क्या कर लिए? रिसीव। अच्छा, जो बाकी का 50,000 है, जो बाकी का 50,000 है, बैलेंस 50,000 है, क्या वो आपने इंडिया से कमाया? नहीं। क्या आपने उस 50,000 को इंडिया में रिसीव किया? नहीं किया। क्या उस बाकी 50,000 का कंट्रोल इंडिया में है? नहीं है, क्योंकि 40% ही है। तो उस पर केवल ऑर्डिनरी बंदे को टैक्स देना पड़ेगा, इन दो को नहीं देना पड़ेगा। तो योर आंसर इज 1,50,000, 50,000। तो जब कंट्रोल 40% रहेगा या 30 रहेगा या 20 रहेगा या 10 रहेगा या 0 रहेगा, तो भी भाई साहब 50,000 पर तो तीनों देंगे, क्योंकि उन्होंने रिसीव कर लिया। फिर कंट्रोल का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, 50% से ज्यादा कंट्रोल अगर है 60%, तो 50-50 तो तीनों में हो जाएगा, लेकिन जो 10-10 हजार है वो इन दो में होगा। और जो बाकी का 40 है, जो कुछ भी नहीं है इंडिया में, वो केवल फर्स्ट के लिए होगा, जो मैंने आपको भी जस्ट पहले वाले एग्जांपल में करके बताया। तो एक्सपेक्ट करता हूं दोस्तों कि ये बात आपको समझ में आई होगी, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब देखो, मैं आपको क्वेश्चंस में एक बात बताता हूं। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको कराया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में इनमें क्या है कि आप स्टेटस तो निकाल लो, लेकिन जब आप इनकम, सर हमको अब समझ में आया कि आप ऑर्डिनरी क्यों पढ़ा रहे थे, नॉट ऑर्डिनरी क्यों पढ़ा रहे थे, नॉन रेजिडेंट क्यों पढ़ा रहे थे। क्योंकि ऑर्डिनरी बनते हैं तो पूरी इनकम टैक्सेबल होती है, नॉट ऑर्डिनरी बनते हैं तो थोड़ी कम इनकम टैक्सेबल होती है, जब नॉन रेजिडेंट बनते हैं तो और भी कम इनकम टैक्सेबल होती है। लेकिन दोस्तों, इनकम को कंप्यूट करने के क्वेश्चन आप अभी नहीं कर सकते। रीजन, आपने स्टेटस निकालना तो सीख लिया, लेकिन इनकम कब टैक्सेबल होती है, कब नहीं होती है, उसमें कब एग्जम्पशन मिलती है, ये चीज आप जब तक 5 हेड नहीं पढ़ोगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तब तक ये वाले क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि इनमें कई जगह पर एग्जाम्पशन है, कई जगह पर। तो स्टेटस आप निकाल सकते हो, लेकिन अभी आप टोटल इनकम कंप्यूट नहीं कर पाओगे। ये काम आप तब करोगे जब मैं आपको 5 हेड्स पढ़ा दूंगा, जब मैं आपको डिडक्शंस पढ़ा दूंगा, उसके बाद करोगे। तो अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है, जब मैं 5 हेड्स निकालना बता दूं उसके बाद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको केवल स्टेटस निकालना। आपको ये भी पता है कि रेजिडेंट के लिए क्या होता है, नॉट अर्न, ये भी पता है आपको, लेकिन उस पर्टिकुलर हेड में किस इनकम को एग्जम्प्ट करेंगे वो अभी आपने नहीं पढ़ा। तो ये चीजें कई बार बुक्स में पहले दी हुई होती है, लेकिन ये आपसे अभी नहीं होगी दोस्तों, यकीन मानिए। जैसे ही 5 हेड पूरे होंगे, मैं खुद आप लोगों को बताऊंगा, मैं खुद आपको करवाऊंगा, बहुत इजीली ये सॉल्व होंगे। अब बच्चे इनको करने की कोशिश करते हैं तो उनसे होते ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सब आपको अभी नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपको भी नहीं करने हैं। ये 5 हेड होने के बाद होगा भाई, अभी आपसे नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एज ए होमवर्क करने के लिए दे रहा हूं, ये आपको करना है। क्वेश्चन 10 भी मैं एज ए होमवर्क आपको दे रहा हूँ, छोटे छोटे हैं, आप आंसर ना देखिएगा। क्वेश्चन 11 अभी नहीं करना है, ये भी बाद में करने का है, क्योंकि इसमें भी टोटल इनकम कंप्यूट करनी पड़ेगी। 12 भी अभी नहीं करना, ठीक है। 13 भी अभी आपको नहीं करना है। ये सारे 5 हेड खत्म होने के बाद होंगे, अभी आपसे नहीं होंगे, राइट। तो काफी कुछ क्वेश्चन मैंने कराए, कुछ होमवर्क में दिए, बाकी क्वेश्चन अभी करने की भाई लोगों बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं हेड्स नहीं पढ़ाऊंगा आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको टैक्सेबिलिटी के बारे में मालूम ही नहीं है। तो ये वो टेबल थी दोस्तों, जिसके बाद आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, लेकिन सारे हेड कंप्लीट होने के बाद। अच्छा, कई लोगों की बुक्स में एक्रूड, डीम्ड टू बी एक्रूड, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, रॉयल्टी इनकम, टेक्निकल सर्विस फीस, बहुत सारी चीजें दी हुई, वो अभी हमको नहीं पढ़नी है। वो चैप्टर अगर आपको कहीं नजर आता है बुक में, अभी हमको नहीं पढ़ना। पहले हमको 5 हेड पढ़ने हैं, 5 हेड के बाद सब कुछ हो जाए। 5 हेड में पहला चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के सामने स्टार्ट करूंगा। और आज हमने रेजिडेंशियल स्टेटस को पूरा कर दिया है।
बीच में जो एग्जाम्प्ट इनकम है, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, या कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, रेजिडेंशियल स्टेटस में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आता है, इसको हम लोग बाद के लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो क्लास कैसे लगी दोस्तों, एक बार मुझे जरूर बताइएगा, और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कोई डाउट आता है तो मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना समय दिया, लेक्चर को देखा। नेक्स्ट लेक्चर मेरा सैलरी चैप्टर का आएगा। अभी हम पहले 5 हेड्स पढ़ेंगे, बाकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है या एग्जाम्पशन है उसको हम बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच।